नमस्कार। रूबरू थिएटर ग्रुप और विजय सूरी फाउंडेशन की तरफ से शख्सियत सीजन 3 में आज हमारे साथ एक बहुत ही अजीम शख्सियत है। एक ऐसी शख्सियत जिनके लिए मैं क्या कहूँ, जम्मू कश्मीर से उनका ताल्लुक है और आप सभी जानते हैं कि जम्मू कश्मीर मेरी रूह में है। एक अजीम शख्सियत हैं, बहुत बड़े राइटर हैं। डोगरी साहित्य की अगर हम बात करें तो एक बहुत बड़ा नाम है डोगरी साहित्य के क्षेत्र में, एक बहुत बड़ा नाम है उनका। और अगर हम बात करते हैं कि कविता का जन्म कैसे हुआ, कविता की अगर हम बात करते हैं कि इसका जन्म कैसे हुआ, तो हम कहते हैं कि हमारे भाव, हमारे एहसासात से कविता का जन्म होता है। लेकिन जो कुदरत की बनाई हुई ये तख्लीक है, ये भी कविता को जन्म देती है। हमारे जो पंच तत्व हैं उनको लिखकर एक कविता लिखी गई है। बहुत सारी कविता है, लेकिन ये जो कविता मैं आज पढ़ने जा रही हूँ, मैं इसलिए भी प्राउड फील कर रही हूँ कि जो मेरी माँ बोली है, अगर हम डोगरी की बात करें, मेरी मातृभाषा है, मेरी अपनी बोली है डोगरी, तो उस डोगरी लैंग्वेज में उस कविता को पढ़ने जा रही हूँ। बहुत ही खूबसूरत कविता है एंड आई फील प्राउड एंड आई फील प्रिविलेज कि इस मंच पर पहली बार मैं डोगरी में कविता पढ़ रही हूँ। कविता है, मैं अपने मरने बाद मैं अपने मरने बाद एक कविता लिखी। मैं अपने मरने बाद एक कविता लिखी। ना मेरे कोल कागज हा ना पेन, ना मेरे कोल कागज हा ना पेन। पेन पढ़ने वाले हत्थ भी नहीं है, इत्थों तगर जे सोचने वाला दिमाग भी नहीं हा। पर फिर भी मैं एक कविता लिखी। एक कविता लिखने वास्ते ना मिगी पेन दी लोड़ ही, ना हत्थें दी, ना गे दिमागे दी। बहुत खूबसूरत लिखा है आगे। इंदे कन्ने वैसे भी कविता कुत्थे लिखोंदी है। बहुत खूबसूरत और बिल्कुल सच कि इंदे कन्ने वैसे भी कविता कुत्थे लिखोंदी है। एक कविता लिखने आस्ते एक कविता लिखने आस्ते मैं बाऊ दे फनुके च जाई रलिया, गासा दे समाने तिलिसम च जाई गुलिया, बूटे दे सैलते च जाई हसिया, मिट्टी दी खुशबोई च जाई महकिया। असल च मैं आपको की कविता हो गया अपने मरने बाद। जो 5 तत्व की हम बात करते हैं, वो सारे 5 तत्व इस कविता में हैं। कुदरत की तख्लीक इस कविता में है, जो कविता को जन्म देती है। तो जिस शख्सियत का मैं आज ज़िक्र करने जा रही हूँ, जो आज हमारे इस शो में शख्सियत है, आई रियली फील प्राउड कि जम्मू कश्मीर से उनका ताल्लुक है। डॉक्टर ललित गुप्ता, ही इज़ डॉक्टरेट इन फिज़िक्स or he has served as a Dean Faculty of Science in Jammu University, a well-known name in the field of Dogri literature. डोगरी साहित्य में एक बहुत बड़ा नाम है डॉक्टर ललित गुप्ता का। साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित, बहुत सारे उनको पुरस्कार मिले हैं और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित हैं। बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं। 7 किताबें उन्होंने डोगरी में लिखी हैं, 1 किताब उन्होंने हिंदी में लिखी है। तो मैं बहुत 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 और तहे दिल से स्वागत करती हूँ डॉक्टर ललित मंगोत्रा जी का। बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। नमस्कार काजल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने जिस तरीके से मेरा परिचय करवाया, मुझे इतना अच्छा लगा और मैं बहुत खुश हुआ कि आपने ये किया और डोगरी में पढ़ा। आप दिल्ली में रहती हैं, फिर भी मैंने देखा कि अभी आप डोगरी को भूली नहीं है, डोगरी आपके दिल में बसती है। मातृभाषा है, माँ बोली है सर, हमारे जी जी, डुग्गर देश की हमारी इतनी मीठी भाषा। कहते हैं ना सर, आप तो हम तो सभी दिल्ली वालों को मैं यही कहती हूँ, मिठड़ी है डोगरी दी बोली थे, खंड मिठे लोग डोगरे। लोग डोगरे, बिल्कुल बिल्कुल। जी सर। सर, मेरा जो पहला आपसे सवाल रहेगा, क्योंकि हमारे जो युवा पीढ़ी है उनके लिए प्रोग्राम शुरू किया था कि हमारे यहाँ जितनी भी शख्सियत आती हैं, उनकी जो इंस्पिरेशनल जर्नी है, उनसे उनको कहीं ना कहीं एक लेसन मिले, उनसे कुछ सीखें। खासतौर पे आज का जो कोविड का दौर चल रहा है, कहीं ना कहीं डिप्रेशन आ जाता है, तो जो शख्सियतें हमारे यहाँ आती है, उनकी इंस्पिरेशनल जर्नी से उनको एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। तो मेरा पहला सवाल, जो आपकी साहित्यिक यात्रा रही है, उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। देखिए काजल जी, मैं अपनी पढ़ाई लिखाई में तो फिजिक्स का विद्यार्थी रहा जी और जी। यूनिवर्सिटी में भी फिजिक्स ही पढ़ाता रहा। जी फिजिक्स से ही रिटायर हुआ। और जी। बहुत से लोग ये सवाल पूछते हैं जी, आप फिजिक्स के प्रोफेसर रहे, फिजिक्स का स्टूडेंट रहे, तो आपको ये साहित्य का क्या हुआ? असल में बात ये है कि साहित्य का शौक मुझे मेरी माँ से हुआ। और आज जब मैं सोचता हूँ तो मुझे ये लगता है माँ से ही नहीं, दादी से भी हुआ। मेरी माँ जब मैं छोटा था तो कहानियां सुनाती थी। उनकी कहानियां ज्यादातर धार्मिक ग्रंथों से होती थी। उन्होंने ही महाभारत की कहानियां सुनाई, रामायण से कहानियां सुनाए, हमारे पुराणों से जो कहानियां हैं वो उन्होंने मुझे सुनाई, बहुत सी कहानियां। जी और जो मेरी दादी थी
वो गांव से थी, पौनी से। तो वो जी जी मुझे राक्षसों की, राजाओं की और चिड़ियों काऊ की, उनकी कहानियां सुनाती थी। तो इस तरीके जी से मेरे पास दोनों किस्म की कहानियां सुनने का एक शौक था। माँ जी मेरी अपने जमाने में काफी पढ़ी हुई थी, और जब बाद में मैंने उनसे उनसे कहता था कहानी सुनाओ, जी जी तो जी जी तो वो मुझे कहती थी कि कहानी सुनाने लगती, तो मैं उनको कहता ये कहानी तो मैंने सुनी हुई है। तो जब उनके जी पास कहानियों का स्टॉक खत्म हो गया, तो फिर उन्होंने मुझे किसी के साथ पक्का डंगा भेजा। पक्का डंगा जम्मू में किताबों जी वाली जगह है। तो जी वहां दो बिल्कुल। तीन दुकानें उन दिनों, काजल जी आजकल तो वहां सैकड़ों दुकानें हैं, उन दिनों वहां दो या तीन दुकानें होती थी। तो वहां पे मैंने कुछ किताबें खरीदी। गीता प्रेस गोरखपुर की थी एक, पढ़ो समझो करो किस्म की। एक अरेबियन जो स्टोरीज हैं उनकी ट्रांसलेशन थी। पंचतंत्र की कथाएं थी। इस किस्म की चीजों से शुरू की, और बाद में चंदा मामा और पढ़ो समझो करो, ऐसे करते हुए फिर जसूसी दुनिया, जसूसी पंजा, और ये जसूसी किताबें फिर बड़ी रोमांटिक किस्म की, गोविंद सिंह की और प्यारे लाल अवारा की, और इन लोगों की कहानियां पढ़ते पढ़ते एकदम मेरे हाथ में धर्मवीर भारती की वो किताब आ गई। बड़ी बड़ी मशहूर किताब हुआ करती थी हम नौजवानों में। तो उसके उसका इस वक्त मुझे उसका नाम भूल रहा है। तो उसके बाद कहानियां पढ़ने का सिलसिला शुरू हुआ। जब मैं कॉलेज में पहुंचा, तो पढ़ते पढ़ते मन में ये बात आ गई कि लिखना चाहिए, कुछ लिखना भी चाहिए। तो कॉलेज में कुछ थोड़ा सा लिखा। तो जीजीएम साइंस कॉलेज, जिसको हम प्रिंस ऑफ वेल्स कॉलेज हुआ करता था किसी पुराने जमाने में, तो वहाँ एक पत्रिका निकलती थी तवी। तो उसमें मेरी पहली सिंपल सी, कोई हल्की फुल्की सी, थोड़ी थोड़ी मजाक वाली, समझिए ऐसी कोई, बट मैं अपने दोस्तों के साथ काफी मजाक करता था। तो उन लोगों के साथ मजाक करते करते ही वो कहानी बनी थी, वो छप गई उसमें। तो इस तरीके से ये सफर शुरू हुआ। बाद में सीरियसली 1972 में मैंने अपने कुछ मेरे मित्र मिले, डॉक्टर मनोज थे, चमन अरोड़ा थे, इन लोगों के साथ दोस्ती थी। तो उनके उनके उनमें रह के डिस्कस करते थे। अंग्रेजी की किताबें पढ़ ली थी तब तक, थोड़े से फ्रेंच ट्रांसलेशन थे वो पढ़ लिए थे। रशियन लिटरेचर बहुत पसंद था हमें, बहुत ज्यादा पसंद था, और वाह। अवेलेबल था इंडिया में बहुत ज्यादा। लेकिन कविता की तरफ मेरा ध्यान नहीं था। तो ये जब एक बार पढ़ लिया, तो फिर अब बात आती है कि फिर मैं डोगरी की तरफ कैसे आया। जी डोगरी बिल्कुल। की तरफ ऐसे आया कि डॉक्टर मनोज जो मेरे मित्र हैं, उनके पिताजी दीनू भाई पंत हैं। तो दीनू भाई पंत डोगरी के आइकॉन हैं, यस। और उनके घर में डोगरी की महफिलें होती थी। तो उनके पास हमने बैठना शुरू किया, और हमने देखा कि डोगरी में लिखने में जो हमें आसानी है, वो हिंदी या इंग्लिश में लिखने में नहीं है। जितनी आसानी से हम अपनी बात अपनी मातृभाषा में कह सकते हैं, और जो मातृभाषा में सोच जी सोची गई बातें हैं, फिर तो चल पड़ा जी सफर। और आहिस्ता आहिस्ता डोगरी संस्था में पहुंच गए, फिर लिखना शुरू किया। फिर ये लगा कि सिर्फ लिखना ही नहीं है, डोगरी को प्रमोट भी करना है। तो बिल्कुल। फिर थोड़ा ध्यान उस तरफ हो गया। तो कहानियां लिखी। फिर मेरे एक मित्र थे चमन अरोड़ा, उनके साथ मिलके हमने एक नाटक भी लिखा, जीने की कैद, जीने जी दी कैद। जी तो उस नाटक के बड़े शो हुए। वो नाटक कहीं अच्छा समझा गया, लोगों ने अच्छा समझा। फिर कोई रेडियो के नाटक लिखे। तो इस तरह से कहानियां और नाटक लिखते रहे। बाद में लोगों ने देखा कि ये बहुत बातें करता है मेरे लिए। तो हर जगह किसी महफिल में बोलता रहता है, इधर करता है उधर करता है। उन्होंने मुझे कहा अच्छा आलोचना करो। तो उन्होंने मुझे कहा कहानियों पे आलोचना करो। तो एक कॉन्फ्रेंस थी, उसमें मेरे से कहानियों की आलोचना पे पेपर बना। मैं सारा लिटरेचर पढ़ना पड़ा, पूरे का पूरा। हम्म। तो 70s की बात है। तो आलोचना शुरू हो गई। फिर लोगों को लगा कि नहीं, इनकी अप्रोच बड़ी लॉजिकल है, बड़ा वैसा लिखते हैं। तो उन्होंने कहा जी इस तरीके से इस तरफ आ गए। अब हम के अच्छा जी आलोचना का काम भी शुरू हो गया, वो भी लिखा। लेकिन मेरा असली शौक दिल से
फिक्शन राइटिंग और अब पोइट्री लेखन में है। देखो पोइट्री की बात सुनिए, सारी उम्र मैंने पोइट्री नहीं लिखी। आज मेरी उम्र 76 साल है, 76 ईयर्स। तो मैं आज से 4-5 साल पहले एकदम पता नहीं कहाँ से कोई पोइट्री आना शुरू हो गई। आपने अभी एक मेरी कविता भी पढ़ी, तो मैं वो एक बार जब पोइट्री लिखना शुरू किया तो दोस्तों ने, मित्रों ने, जो मेरे साहित्यिक मित्र हैं, उन सब ने कहा नहीं जी ये तो आप पोइट हैं, आप तो, आपके अंदर कोई पोइट छुपा हुआ था। आजकल पोइट्री ज्यादा लिखी जा रही है मेरे से, और कहानियों का थोड़ा सा असर कम है। तो ये मेरी कहानी है कि मैं कैसे लिटरेचर में आया। जी, हमारे साथ बहुत सारे एस्टीम्ड व्यूअर्स जुड़ चुके हैं। बलजीत सिंह रैना जी जम्मू से जुड़े हैं, हम सभी उन्हें जानते हैं, बहुत-बहुत शुक्रिया। सुचित्रा गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ी हैं, बेहतरीन हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रही हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में डीन रही हैं, प्रोफेसर हैं हिस्ट्री डिपार्टमेंट की, आइकॉनिक बहुत लेजेंडरी एक्टर हैं, आकाशवाणी के नाटकों में एक बहुत बड़ा नाम है, रंगमंच का बहुत बड़ा नाम है, वॉइस एंड डिक्शन में एक बहुत बड़ा नाम। सुचित्रा गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ी, बहुत-बहुत स्वागत सुचित्रा जी। अशोक भौमिक जी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत-बहुत स्वागत अशोक जी, हमारे रेगुलर व्यूअर हैं। हिम्मत सिंह नेगी जी हमारे साथ जुड़े हैं, रंगकर्मी हैं, बहुत-बहुत शुक्रिया हिम्मत सिंह नेगी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। मनोज शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, बेहतरीन रंगकर्मी, रंगमंच के, टेलीविजन के, सिनेमा के निर्देशक हैं, आकाशवाणी के नाटकों से जुड़े हैं, बहुत-बहुत शुक्रिया। डॉक्टर सरला मेहता हमारे साथ जुड़ी हैं, गायनेकोलॉजिस्ट हैं, आकाशवाणी के नाटकों से जुड़ी हैं, रंगमंच से जुड़ी हैं, बहुत-बहुत स्वागत। चमन अरोड़ा जी हमारे साथ जुड़े हैं, जिनका जिक्र अभी आप कर रहे थे। बहुत-बहुत शुक्रिया। वीना मेहता जी मुंबई से हमारे साथ जुड़ी हैं, दिल्ली रंगमंच में, रंगमंच के क्षेत्र में एक बड़ा नाम, फिल्मों में और टेलीविजन का एक बड़ा नाम। बहुत-बहुत स्वागत हमारे साथ जुड़ने के लिए। जितने भी एस्टीम्ड व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हैं, मैं उन सभी को वेलकम कहती हूँ। बलजीत सिंह रैना जी लिखते हैं कि ललित जी को सुनना सौभाग्य की बात है। नौरीन शर्मा जी हमारे साथ जुड़ी हैं, कवित्री हैं, दिल्ली में हैं, आकाशवाणी के नाटकों से जुड़ी हैं, बहुत-बहुत स्वागत है। तो मैं ये जानना चाहूंगी, फिजिक्स इतना ड्राई सब्जेक्ट, आपने इसमें डॉक्टरेट की और उतनी ही महारत डोगरी साहित्य के क्षेत्र में आपकी रही है, और डोगरी साहित्य में जो आपकी कंट्रीब्यूशन एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है, और डोगरी साहित्य के लिए आप एक मिशन की तरह काम कर रहे हैं। क्या कहेंगे इसके बारे में? जबकि अगर हम आजकल के युवा की बात करें तो कहीं ना कहीं वो अपनी माँ बोली जिसे कहते हैं, अपनी मातृभाषा कहते हैं, ये सिर्फ डोगरी की बात नहीं कर रही मैं, बाकी प्रदेशों की भाषाओं की भी बात कर रही, कहीं ना कहीं अपनी बोली कहीं पीछे छूट रही है, और दे फील प्राउड कि हमें इंग्लिश आती है, लेकिन हमें अपनी लैंग्वेज पे कमांड रखना कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि ये आप क्या कहेंगे इस बारे में, जो काजल मिशन जी, की तरह? सबसे पहले तो जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं, इनमें से कुछ मेरे मित्र हैं, उनको मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ, मेरे साथी हैं, मेरे मित्र हैं, मेरे साथ साहित्य में साथ साथ रहे हैं, तो उनको भी और बाकी सभी को मेरा नमस्कार। और मैं खुशकिस्मत हूँ कि ये सभी लोग इस बातचीत को सुन रहे हैं। देखिए, आपने मिशन की बात की, मैं आपसे एक बात कहता हूँ सिंपल सी, या तो कुछ मत करिए, अगर करना है तो मिशन समझ के करिए। जो बाकी के काम किए हैं, जो आपने काम चलाऊ काम किए हैं, वो काम है ही नहीं। काम तो वही है जो आपने मिशन की तरह किया। जिसको आपने मिशन समझ के नहीं किया, वो तो ऐसे है जैसे रोज खाना खा लिया, रोज शेव कर ली, वो भी काम ही कहलाते हैं, उनको भी काम कहते हैं। अगर फिजिक्स में तो खास तौर से जिसमें भी थोड़ी सी फोर्स लगे और थोड़ी मोशन हो, उसको काम ही कहते हैं। इट्स द वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्टेंस, तो वो काम ही होता है। लेकिन काम तो वो होता है जिसमें आप अपने दिल से, मन से, प्यार से, जोश से जो करें, उसको काम करें। क्या बात! इसलिए मिशन के बिना तो कोई काम हो नहीं सकता। दूसरी बात यह है कि मैं किसी पे, आपने मुझे कहा मैं बहुत काम कर रहा हूँ डोगरी का, मैं किसी पे एहसान नहीं कर रहा हूँ। ये मुझे डोगरी प्यारी है, मुझे डोगरी साहित्य बहुत प्यारा है। डोगरी साहित्य में बहुत सुंदर सुंदर रचनाएं हैं, बड़ा अच्छा लिखा गया है, बड़ा अच्छा रचा गया है, बड़े अच्छे साहित्यकार हुए हैं हमारे आज भी। अगर वो लिखते रहें और लोग उनको जाने नहीं, तो वो तो ऐसे हुआ ना जंगल में फूल खिला।
किसी ने देखा ही नहीं। इसलिए उनको लिखने में भी प्रोत्साहन मिलना चाहिए, और जो वो लिखते हैं वो भी लोगों तक पहुंचना चाहिए। डोगरी छोटी भाषा है। छोटी का मतलब आई एम नॉट सेइंग बाई क्वालिटी, छोटी है, तादाद में कम लोग हैं, इलाका लिमिटेड है, तो उसमें जो साहित्य रचा जाता है वो सारी दुनिया तक पहुंचता नहीं। आज आपने इस जगह मुझे इंटरव्यू कर रही हैं, तो शायद इससे कोई डोगरी को थोड़ा सा खिड़की खुलेगी, लोगों को थोड़ा सा पता लगेगा डोगरी में क्या हो रहा है। आपका धन्यवाद इसके लिए। लेकिन डोगरी थैंक यू मत कीजिए, हमारा काम है, हमारी भाषा है डोगरी, हमारी माँ बोली है डोगरी। जी चमन जी, थैंक यू वेरी मच वॉट एवर यू आर राइटिंग, थैंक यू। तो मैं ये कह रहा था कि जैसे अपना जो भाषा है वो प्यारी है, अच्छा लिटरेचर है, साहित्यकार लिखते हैं। अब लिखने के बाद तो उनका काम खत्म हो जाता है ना, लिख दिया उन्होंने, या तो ड्रामा लिखा तो चलो नाटक के लोग उसको खेलें, किताब कहानी लिखी है तो जो पढ़ने वाले हैं उसको पढ़ें, कविता लिखी है तो ज़्यादा से ज़्यादा मुशायरे में पढ़ लेंगे, कहीं कवि सम्मेलन में, रेडियो पे या इधर उधर, नहीं तो उसको सुने। जब उनको वो सुनने वाला ऑडियंस नहीं मिलता तो उनकी जो कला है उसकी वो एप्रिसिएशन नहीं होती, उसको उस लेवल तक वो स्थान नहीं मिलता जो उनको मिलना चाहिए। वही अगर हिंदी में लिख रहे होते, फ्रेंच में लिख रहे होते, तो पता नहीं कितना बड़ा नाम होता, उनको कितना बड़ा साहित्यकार समझा जाता। तो मैं अगर डोगरी के लिए काम कर रहा हूं तो ये मेरी ड्यूटी बनती है कि जितने भी तरीके, जितने भी ढंग हो सकें, उनसे डोगरी को के साहित्य को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जाए। इसलिए अगर आप कह रही हैं कि मैं बड़े जोश से काम कर रहा हूं, तो मैं इस ख्याल से काम कर रहा हूं कि वो कौन कौन से एवेन्यूज हैं, वो कौन कौन से तरीके हैं जिसके साथ डोगरी का अच्छा साहित्य रचा भी जाए। क्योंकि ये याद रखिए कि साहित्य का असली आधार, असली बेस जो ओरिजिनल लिटरेचर है वो है। अगर अच्छा लिटरेचर लिखा नहीं जाएगा तो आप बाकी तो फिर कुछ नहीं, बाकी तो प्रोपेगेंडा है। देन अगर पहले हमें लिटरेचर चाहिए, तो लिटरेचर या तो लिखने वाला इंडिविजुअली लिखता ही इंडिविजुअली है। इवन जो नाटककार हैं वो पहले नाटक इंडिविजुअल लिखते हैं, फिर रिहर्सल में डालते हैं तो उसमें तरमीम होती रहती है, उसमें जुड़ता रहता है, घटता रहता है, और उसमें जो एक्टर लोग हैं आप जैसे, वो भी उसमें कंट्रीब्यूट कर देते हैं, और जो लिखने वाला नाम उसी का जाता है कि नाटक मोहन राकेश ने लिखा या रामनाथ शास्त्री जी ने लिखा। लेकिन मोहन राकेश के नाटक में शिवपुरी का कितना योगदान है, या हमारे रामनाथ शास्त्री जी के नाटक में बलवंत ठाकुर का कितना कंट्रीब्यूशन है, ये तो पता नहीं। या मेरे और चमन के नाटक में जो हमारे कलाकार थे, सुषमा थी, दूसरे लोग थे, उनका क्या कंट्रीब्यूशन है। नाटक तो इवॉल्व होता है, लेकिन जो इनिशियल राइटिंग है वो अकेले है, वो व्यक्तिगत है। कहानी की राइटिंग व्यक्तिगत है, कविता की राइटिंग व्यक्तिगत राइटिंग हो गई। अब आगे क्या, आगे उसको लोगों तक पहुंचाना है। कवि कितना लोगों तक पहुंचाएगा, ज्यादा जाके लोगों को सुनाएगा तो लोग उससे भागेंगे, कहते हैं आ गया कविता सुनाने वाला है, इससे भागो। तो मजाक भी बने हुए हैं कि किसी कोई कवि बुला के उनको कहता है चाय पियो यार, मेरी कविता सुनो। तो कवि क्या कर सकता है, कहानीकार क्या कर सकता है? तो इसमें संस्थाएं रोल अदा कर सकती। और अगर मैं किसी संस्था की देखभाल कर रहा हूँ, डोगरी संस्था की, तो ये मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करूं। प्लेटफॉर्म होता है, एक पहला प्लेटफॉर्म है गोष्ठियां करवाइए, कलाकारों को इकट्ठा करिए, कवियों को इकट्ठा करिए, कहानीकारों, एक दूसरे की कहानी सुने तो उसके ऊपर एप्रिसिएशन हो, पता लगे तो उत्साह बढ़ता है। आप देखिए दुनिया भर का बड़े से बड़ा लेखक ये कह ले कि मैं परवाह नहीं करता जी कोई मेरी चीज को पसंद करता है नहीं करता, आई वुड कंसिडर ही इज टेलिंग ए लाई। आदमी जब लिखता है तो उसके मन में ये इच्छा होती है कि मेरा लिखा हुआ पसंद किया जाए, इसको अप्रिशिएट किया जाए। मैं स्टेज के ऊपर रोल कर रहा या कर रही हूं तो ऐसा करूं कि सुनने देखने वाले को मजा आए।
इसलिए एप्रिसिएशन इज द बेसिक समझ लो स्पिरिट बिहाइंड न्यू क्रिएशन। एप्रिसिएशन मिले तो नई क्रिएशन होती है, एप्रिसिएशन ना मिले तो स्नब हो जाता है, खत्म हो जाता है। अगर एप्रिसिएशन किसी चीज को ना मिले, कितनी देर तक आप लगे रहेंगे लिखने के लिए जब आप कोई अप्रिशिएट ही ना कर रहा हो। इसलिए एप्रिसिएशन जरूरी है, तो कवि गोष्ठियां जरूरी। फिर बड़े बड़े आयोजन करिए ना आप, उसमें बड़े कॉन्फ्रेंसेस में कहानियां पढ़ाइए, दूसरी जगहों पर कहानियां पढ़ाइए, फिर रेडियो ये वो इधर उधर, फिर किताबें उनकी छापिए, किताबों को बांटिए जगह जगह पे। तो ऑर्गेनाइजेशंस को इस किस्म के काम करने पड़ते हैं कि किस तरीके से जो लिटरेचर लिखा जा रहा है उसको लोगों तक ज्यादा से ज्यादा पहुंचाया जाए। फिर इसका एक दूसरा हिस्सा भी है कि वो, चलिए मैं उसको बाद में बात करूंगा। मैं समझता हूँ बिल्कुल बिल्कुल नहीं, हम चाहेंगे आप करें बात, प्लीज बात करें ये आप है कि जो लिटरेचर खासतौर से डोगरी जैसी भाषा है जी, इसको सिर्फ लिटरेचर को ही आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है, इसकी भाषा को भी स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। आप देखिए, ये जिनको नहीं पता उनको मैं बतला दूं, 1940 से पहले पहले ये सिर्फ बोलचाल की भाषा थी, ये साहित्य की भाषा नहीं थी, इसमें साहित्य रचा नहीं गया था। जो थोड़ा बहुत है वो थोड़ा सा रिसर्च के लिए, हिस्ट्री के लिए आप कह सकते हैं, एक किताब थी, 2 किताबें थी, कुछ ऐसा था, लेकिन बाकायदा लिटरेचर नहीं था। बाकायदा लिटरेचर लिखना 40s में शुरू हुआ, दीनू भाई पंत की शहर पहलो पहल लिखी गई, तो उसके साथ लिटरेचर आया। उधर से रामनाथ शास्त्री और दीनू भाई पंत और भगवत प्रसाद साठे, ये सब लोग मिले और इन्होंने एक कारवां शुरू किया। तो वेदपाल दीप और केरी सिंह मधुकर और पद्मा, ये लोग मिले इसमें, तो इस तरीके से ये काम बढ़ा। तो लिटरेचर ये बाद में शुरू हुआ, पहले नहीं था। तो ये भाषा जो थी ये सिर्फ बोलचाल की भाषा तक सीमित थी, अब ये लिटरेरी भाषा है। इस भाषा को स्ट्रेंथन करने के लिए जो छोटे बच्चे हैं उनको इस भाषा के साथ जोड़ने की जरूरत है। तो इसके लिए स्कूलों में काम करने की जरूरत है, गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डालने की जरूरत है कि इसको प्राइमरी लेवल पे, छोटी लेवल पे बच्चों को इसमें डालिए। इसमें आप जैसे लोग जो दिल्ली जाके बैठ गए हैं उनको दोबारा खींचने की जरूरत है डोगरी की तरफ, कि आइए अपनी भाषा है, हिंदी में भी काम करिए ना। हम तो कहते हैं सारी, मैंने खुद, मेरी कई कविताएं काजल जी सीधी हिंदी में आती हैं, वो आती ही हिंदी में है, और मैं उनको फिर ट्रांसलेशन भी नहीं करता डोगरी में। मैं कहता हूँ नहीं ये बेईमानी हो जाएगी, ये इसको हिंदी में ही रखना है, हिंदी में आई है हिंदी में ही रहेगी। तो भाषाएं तो सारी सुंदर हैं, लेकिन भाषा के साथ जोड़ने के लिए स्कूलों में प्राइमरी लेवल पे, फिर 8वीं हायर सेकेंडरी लेवल पे, ये भी एक काम करने की जरूरत है ना। इसमें लगा था, किताबें चाहिए, बच्चों को प्रेरणा देने की जरूरत है, उनसे कहने की जरूरत है, मेरे भाइयों डोगरी कोई पिछड़ी हुई भाषा नहीं है, आप डोगरी बोलने से पीछे नहीं रह जाओगे, आपको डोगरी बोलने से कोई नुकसान नहीं होने वाला, आपको फायदा ही फायदा है। ये भी समझाने की जरूरत है। लोगों को ये वहम है, बहुत सी छोटी भाषाओं के ये क्षेत्रों में ये वहम है कि हमारी भाषा अगर हम बच्चों को सिखाएंगे तो ये इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे, ये हिंदी नहीं बोल पाएंगे, तो दुनिया में पीछे रह जाएंगे। हिंदी इंग्लिश तो सीख ही लेते हैं बच्चे, कौन है जिसने हिंदी और इंग्लिश नहीं सीखी और पीछे अपनी भाषा। हमने तो भाई, हम तो मस्तगढ़ स्कूल में पढ़े हैं, नीचे टाटों के ऊपर बैठते थे, पट्टियां सुखाते थे, और हमने अपनी सारी पढ़ाई हिंदी छोड़ के, वो हिंदी भी हमें डोगरी में पढ़ाते थे, हमारे टीचर थे वो वैसे पढ़ाते थे। तो पढ़ाई की लेवल पर जरूरत है, लिटरेचर को प्रमोट करने के लिए जरूरत है, बच्चों के लिए कुछ ऐसी दिलचस्प चीजें निकालने की जरूरत है। जैसे हमने डोगरी संस्था की तरफ से यही सोचकर कॉमिक्स निकाले। काजल जी आप जानती हैं, आपको पता ही नहीं होगा कि हमने 6 कॉमिक्स निकाले हुए हैं। क्या बात। एक बच्चों के लिए बाबा जित्तो के ऊपर, उनकी पूरी लाइफ के ऊपर कॉमिक्स है, और फिर हमने अमर चित्र कथा वालों के साथ टाई अप किया। हमने कहा भाई आपके जो बड़े पॉपुलर कॉमिक्स हैं इंग्लिश में और हिंदी में, व्हाई नॉट टू कन्वर्ट देम इनटू डोगरी। इलस्ट्रेशंस बनी हुई है, भाषा ही ट्रांसलेट करनी है। तो वो करके हमने 6
कामिक्स निकाले, रानी झांसी पे, विवेकानंद पे, फिर एक दुखी शेर, वो पंचतंत्र की कथाएं हैं, कुछ उनसे लिए। तो ये बच्चों को साथ जोड़ने की जरूरत है। तो इन सभी दिशाओं में, सभी चीजों में काम करने की जरूरत है। और क्योंकि आप थिएटर से संबंध रखती हैं, मैं आपको एक चीज और कहना चाहता हूँ। 2 तरीके हैं जिससे कोई भाषा सबसे ज्यादा पॉपुलर हो सकती है, सीधे जनता तक पहुंचती है। एक कवि सम्मेलन, मुशायरे, और एक थिएटर, नाटक। बिल्कुल बिल्कुल। साहित्य को पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती। साहित्य को जो करेक्टर हैं, एक्टर हैं और जो डायरेक्टर है, वो मिलके सीधा लोगों तक पहुंचा देते हैं, बीच में कुछ नहीं। और इससे ज्यादा इफेक्टिव मेथड लिटरेचर को पॉपुलर करने का और कोई नहीं। यस, एग्जैक्टली, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। ये नाटक की आपने बात कही, नाटक तो समाज का आईना होता है, और उसको जब एक एक्टर दिखाता है, मंचित करते हैं स्टेज पे, तो दिल तक पहुंच जाता है। जो हमारे दर्शक होते हैं उनसे कनेक्शन हो जाता है। हमारे साथ और बहुत सारे व्यूअर्स जुड़े हैं, मैं सभी का फिर से स्वागत करूंगी। विनीता ठाकुर ब्रॉडकास्टर हैं, शी इज एमिनेंट ब्रॉडकास्टर एंड कवित्री हैं, शिलोंग से हमारे साथ जुड़ी हैं। सुमन पॉल जी आकाशवाणी जो ब्रॉडकास्टर हैं और जम्मू से हैं और कवित्री हैं, हमारे साथ जुड़ी हैं। अय्याज शारिफ साहब मीडिया कर्मी हैं, डॉक्टरेट है थिएटर में, एक बहुत बड़ा नाम उनका मीडिया के क्षेत्र में, हमारे साथ जुड़े हैं। लिखते हैं बहुत सारे, बहुत खूबसूरत कमेंट लिख रहे हैं, बहुत कुछ पूछ रहे हैं। श्वेता हमारे साथ जुड़ी हैं, नौरीन शर्मा जी हमारे साथ जुड़ी हैं, हमारे साथ बहुत सारे टीम, हिम्मत सिंह नेगी जुड़े हैं, सुरेंद्र गोयल जी हमारे साथ जम्मू से जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं उनका हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुचित्रा गुप्ता जी लिखती हैं कि अपनी भाषा के साथ खड़े रहना एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है आज के दौर में, खासतौर पे युवा लोगों के लिए, और गुजारिश करती हैं कि डोगरी में जरूर कुछ सुनाइए। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि डोगरी में जरूर सुनाए। तो पोपी जी हमारे साथ जुड़ी हैं, वरिष्ठ रंगकर्मी है, बहुत बहुत शुक्रिया। युवराज शर्मा जी हमारे साथ जुड़ी हैं, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से हैं, वरिष्ठ रंगकर्मी हैं, बेहतरीन निर्देशक, कवि और पेंटर हैं। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ युवराज जी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। चमन अरोड़ा जी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत खूबसूरत कमेंट लिखते हैं वो आपके लिए। अय्याज शारिफ साहब ने भी एक कमेंट लिखा है, वी पेरेंट्स आर बहुत अगर आप पढ़ सकें तो आप देख लीजिएगा इसका जवाब, आप क्या देना चाहेंगे? We have to start it from home. Normally, we the parents are stressing our words to speak either in English or Hindustani. We are encouraging to speak in. We are encouraging to speak in their mother tongue. ठीक है, जो मैं समझा हूँ इससे वो ये है कि हम जो पेरेंट्स है, आज अगर हम अपनी जनरेशन को कहें कि ये अपनी मातृभाषा नहीं बोलते, तो कसूर तो उनका नहीं है, कसूर तो हमारा ही है। हमने उनको सिखाया, हमने ही उनको इंग्लिश या हिंदी में, ये जो गुलामी की मानसिकता है ये हमसे गई नहीं ना। ये नहीं गई। मैं सारी दुनिया घूमा हूँ फिजिक्स की संबंध में, तो दुनिया में कहीं भी लोग अपनी भाषा को छोड़ के दूसरी भाषाओं को प्यार नहीं, मतलब प्यार करते हैं लेकिन उसके लिए अंधे नहीं है, अंधा प्यार नहीं करते। और दुनिया की जो बेस्ट इन्वेंशन हुई हैं, काजल जी आप इस बात को सोचिए कि जिन लोगों ने दुनिया की बेस्ट इन्वेंशंस की हैं वो लोग अपनी भाषा में काम कर रहे थे। आइंस्टाइन ने जर्मन में किया काम, और इसने क्या नाम इसका, पाउली नहीं, बोहर जिसका एटम है, वो डैनिश में उसने सारा अपना काम, मैं फिजिक्स की बात कर रहा हूँ। और जो इंग्लिश के जो जिन्होंने फैराडे, जिन लोगों ने बिजली निकाली, ये किया, वो एवरीबॉडी, वो सभी के सभी लोग अपनी मातृभाषा में सोचते थे। जो अपनी मातृभाषा में सोचता है वो अपनी जमीन से जुड़ा होता है। अब आप देखिए, अंग्रेजी, हम लोग अंग्रेजी बोलते हैं, मैं भी रहा हूँ, आपने भी देखा होगा, अंग्रेजों का मौसम अलग है, वहाँ की जमीन अलग है, और वहाँ कई बार तो वहाँ आसमान की तरफ देखो तो लगता है ये आसमान भी अलग है, हमारे वाला नहीं है, क्योंकि मौसम इतना अलग है, पेड़ पौधे इतने अलग है, जीवन इतना अलग है कि उनके जो मुहावरे बने हैं
उनकी जो एक्सप्रेशंस बने हैं बातों को करने के, वो उनकी प्रकृति से जुड़े हुए हैं। वो हमारे से, हमारी बरसात से, हमारी उमस के साथ और हमारी मिट्टी के साथ, हमारे गेहूं के साथ वो मैच नहीं करते। इसलिए जब हम अपनी बात करेंगे तो हमें अपनी लैंग्वेज चाहिए, अपना एक्सप्रेशन चाहिए, उसी में सारी चीज उसी में आ सकती है। ट्रांसलेशन नहीं हो सकता इन चीजों का। और जब ओरिजिनल थिंकिंग होगी, आज गवर्नमेंट भी कहती है और अच्छा सोचने वाले सभी सोचते हैं कि क्यों नहीं हमारी तरफ से ऐसे काम होते जो साइंस में इन्वेंशन जो हमारे अपने लोगों के काम आ सके। वो इसलिए नहीं होते कि क्योंकि हम अपनी साइंस की इन्वेंशन करने के लिए इंग्लिश में सोचते हैं, इंग्लिश में लिखते हैं, इंग्लिश में सोचते हैं। हमारी सोच की धारा ही अलग से हो गई है। इसलिए जरूरी है अपनी भाषा से जुड़िए, अपनी जमीन से जुड़िए। टैगोर ने कहा था, उसने कहा हमें ऐसे होना चाहिए कि हमारी जड़ें अपनी मातृभाषा में हो, लेकिन हमारी जो शाखाएं हैं, जो पत्तियां हैं, फूल हैं, वो सारी दुनिया में फैले, हर भाषा में जाएं, लेकिन हमें असल में जीवन हमारी अपनी मिट्टी से मिले और अपनी धरती से मिले। और टैगोर की दूसरी बात भी है, टैगोर ने कहा था एक बार कि आज अगर मेरा नाम है वो इसलिए है क्योंकि मेरी जो शुरू की एजुकेशन हुई थी वो पूरी की पूरी बंगला में हुई थी। क्या टैगोर इंग्लिश नहीं लिख सके? क्या टैगोर का लिखा हुआ सारी दुनिया में नहीं गया? तो ये हमें अपने दिमाग से ये बात निकाल देनी चाहिए कि अगर हम अपनी मातृभाषा में ही काम करेंगे तो फिर दूसरा नहीं होगा। मैं तो कुछ नहीं हूँ, मैं भी सारी दुनिया गया हूँ, मैं स्वीडन में रहा हूँ, जर्मनी में रहा हूँ, इन जगहों पर रहा हूँ, मैंने देखा है। और आजकल एक दूसरी बात भी कहूंगा, आजकल हमारे बच्चे पूछते हैं, वहां पूछते हैं हमसे, आपने हमारे साथ डोगरी क्यों नहीं बोली? आपने हमारे साथ हमारी मतलब मातृभाषा क्यों नहीं बोली? आज जब उनको दूसरे लोग पूछते हैं आप कौन हैं, वो जब कहें हम डोगरे हैं तो वो कहते हैं डोगरी बोलिए। जिनको डोगरी बोलनी ही नहीं आती वो क्या बोल के बताएंगे, क्या बोल के बताएंगे? इसलिए ये हमें इस बात को समझना चाहिए, ये कोई पैरोकिलिज्म नहीं है, ये कोई पैरोकिलिज्म नहीं है। गुलाब के फूल का गुलाब होना कोई पैरोकिल नहीं है कि वो गोभी का फूल नहीं है। गोभी का फूल होगा, गुलाब का फूल गुलाब का होगा, कमल का फूल कमल का होगा। हर अपने अपने आप में फूल है, अपने ही किस्म का फूल होना कोई पैरोकियल होना नहीं है। ये नहीं है कि हम लिमिटेड हो गए हैं। अपनी भाषा को प्यार करिए, लेकिन किसी भाषा को नफरत नहीं करिए, मत, कभी भी मत करिए। और ये रखिए अपने दिल में, अगर मैं अपनी मातृभाषा को इतना प्यार करता हूं तो दूसरा भी अपनी मातृभाषा को इतना ही प्यार करता है, और करना चाहिए। तो इसलिए आज हमारे, और ये चीजें जो मैं आपसे बातें कर रहा हूं ये हिंदुस्तान में बहुत ज्यादा लागू है, क्योंकि हमारे इतने क्षेत्र हैं, इतनी भाषाएं हैं, और हम कहीं इस सैलाब में बहकर, जिसको आप ग्लोबलाइजेशन कह रहे हैं या मेंटल स्लेवरी कह लें, कहीं इस सैलाब में बहकर ये अपनी इतनी खूबसूरत भाषाओं को खत्म ना कर दें। वाकई बहुत खूबसूरत बात आपने कही। अय्याज शरीफ साहब लिखते हैं कि हम लोगों को वी शुड एनकरेज आवर चिल्ड्रन टू लर्न एंड स्पीक द मदर टंग। इट्स वेरी ट्रू, चाहे कश्मीरी हो चाहे डोगरी हो, पेरेंट्स को एनकरेज करना होगा बच्चे बोले अपनी मातृभाषा। जय नारायण कश्यप जी हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे साथ पोपी जी जुड़ी हैं, बहुत शुक्रिया। नोनी शर्मा जी कहती हैं बहुत खूबसूरत बात कही आपने। कमल गुप्ता हमारे साथ दुबई से जुड़े हैं, जम्मू कश्मीर से हैं, रंगकर्मी है, लिखते हैं बहुत अच्छा लग रहा है ललित सर आपको देखकर, 31 साल के बाद लाइव देख रहा हूँ, एंड यू आर द बेस्ट एंड आई एम योर बिगेस्ट फैन। कमल गुप्ता एक बहुत बेहतरीन कलाकार रहे हैं जम्मू कश्मीर के, बहुत बहुत शुक्रिया कमल। वसंत काशीकर जी जुड़े हैं, लेजेंडरी कलाकार हैं, थिएटर से जुड़े हैं, जबलपुर से हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। सुरेश गौर साहब हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। सुमन पॉल जी लिखती हैं बहुत ही प्रैक्टिकल बात कही आपने, जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी। राजीव जी लिखते हैं बहुत खूबसूरत बात कही ललित जी ने, बहुत बहुत शुक्रिया इतनी खूबसूरत बात के लिए। तो अब मैं आती हूँ
आपको बहुत सारे पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है, बेस्ट राइटर का अवार्ड मिला है, बेस्ट बुक का अवार्ड मिला है, जम्मू कश्मीर बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं उनको, क्या कहूँ मैं। लेकिन चेते दी गलियां पे अगर मैं आपसे बात करना चाहूँ, क्योंकि हमारे जो यहाँ पे लोग जुड़ रहे हैं, बहुत सारे लोगों को इतना शायद पता नहीं, क्योंकि हमारे डोगरी से उनका वो नहीं है, हिंदी भाषी है। तो मैं चाहूंगी जो आप कलेक्शन ऑफ एसेज है जिसके लिए आपको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया, क्या बात सर, क्या बात, चेते दियां गलियां, क्या बात, यादों की गलियां, कितना खूबसूरत टाइटल है, चेते दियां गलियां, आपकी जो मेमोरीज हैं उनके जो रास्ते होते हैं, बहुत ही खूबसूरत टाइटल है, और उसके लिए आपको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सर क्या कहेंगे आप इस किताब के बारे में, उस अनुभव के बारे में? इसमें क्या कहना, देखिए मैंने जैसे आपसे कहा, मैं मूलतः कहानीकार हूँ। वैसे आज ये कहना भी बड़ा अजीब लगता है कि क्या हूँ मूलतः, लेकिन काफी देर तक सोचता रहा कि मैं मूलतः कहानीकार मुझे ऐसे कहिए वहम, या मैं सोचता था कि मैं कहानीकार। आज नहीं मैं कह सकता कि मैं क्या हूँ, मैं कहानीकार हूँ। ये मैं ऐसे, ये किताब एसेज की है, छोटे छोटे ऐसे हैं, और हर ऐसे इसका जो है 1-1.5 पेज से ज्यादा नहीं है, बस इतना क्या इतना बात, अरे छोटा वाह, छोटा 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 इतना इतना इतना। देखिए आ वाह गया सामने, जी, बिल्कुल इतना बिल्कुल इतना। बिल्कुल सर, वाह। इसमें 63 ऐसेज हैं, छोटी सी किताब में। और ये किताब है कितने पेजेस की, 135 पेज की। जी तो 63 ऐसेज हैं, आप देख लीजिए, 2 पेज भी नहीं बनते, तो 1.5 पेज के बाद खत्म होता है, तो दूसरा अगले पेज से शुरू हो जाता है। जी ये क्या है, ये चेते दियां गलियां, मेमोरी लेन्स। मैं जब यस, अक्सर बैठा करता था, या आज भी बैठता हूँ, तो या सिटी जाता हूँ, मेरा पुराना घर शहर में है, मेरा भाई अभी भी वहीं रहता है, तो मैं हमेशा जो आज देखता हूँ, मुझे पुरानी चीज याद आ जाती है। जब किसी गली को देखता हूँ, अच्छा ये गली ऐसी थी, ये तो ऐसे नहीं थी, ये यूं सर था। सर 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 साड़ी टक्कियां, साड़ी हाँ, जम्मू दियां टक्कियां। पावड़े दे बाजार में जाके, जिसको आज जैन बाजार कहते हैं, मैं कहता था अच्छा ये बाजार इन्हें जलक्का का मोहल्ला। इलाके मल्ले, बिल्कुल जी। सुमित शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं, लिखते हैं, इट इज ऑलवेज वंडरफुल टू नायरी लिसन तक टू। जी जी बिल्कुल, से। बिल्कुल सर। जी तो मैं ये कह रहा था कि जब मैं ये इसको, फिर मुझे लगा कि चलो कुछ थोड़ा सा लिखते हैं। फिर मैंने इसको शुरू में लिखा कि पुराने वक्त में क्या था, अब क्या है। अब आप ये देखो, 1.5 पेज में ही ये दोनों लिख दिया जी कि पुराने वक्त में ऐसे थी, नए वक्त में ऐसे है। तो इसका अगर मैं पढ़ूं, तो आप देखो टॉपिक्स कैसे कैसे हैं। तो ये क्या है, अनोखी ट्यूशनों के बारे में। हमारे वक्त में ट्यूशन होती नहीं थी। कहानी ये है कि एक टीचर थे, उन्होंने कहा मेरे पास आया करो पढ़ने के लिए। तो मैंने कहा नहीं, मैंने नहीं आना, मेरे पेरेंट्स भी कहते थे नालायक बच्चे पढ़ते हैं ट्यूशने, अच्छे बच्चे ट्यूशने नहीं पढ़ते, खुद पढ़ो। अच्छा, आप कंपेयर करो ना आज की बात और तब की बात। लेकिन वाकई उन्होंने मुझे कहा, उन्होंने मुझे कहा आओ। फिर मैं उनके पास चला गया, मुझे डर था कि ये मुझे इस कहीं फेल ना कर दे, कहीं कुछ ऐसा ना करें। जब मैं उनके पास पढ़ लिया, तो महीने के बाद मैंने उनसे कहा मास्टर जी, वो मास्टर उनका नाम था जवाहरलाल कौल। तो मैंने उनसे जी कहा मास्टर जी कितने पैसे देने हैं। तो वो कहने लगे वो बेवकूफ, मैं तुझे पैसे के लिए पढ़ा रहा हूँ। क्या बात सर, क्या बात, उफ, क्या बात सर, वाह। तो उन्होंने कहा कि मुझे लगा, वो मैथ के टीचर थे, उन्होंने कहा मुझे लगा कि तुम मैथ में अच्छे हो और इससे और अच्छे हो सकते हो, तो मैंने तुम्हें वाह इसलिए कहा था। वाह। और सुबह परांठा खिलाते थे, साथ में कश्मीरी वो होते हैं ना छोटे तिलवन, कोलियां, हाँ, अच्छा। चाय पिलाते थे जी, और पढ़ाते थे। तो क्या वक्त की बात। बातें याद है। ऐसे मैंने एक का नाम जिक्र लिया, ऐसे ही कहाँ क्या था, आम कैसे होते थे, कितने किस्म के होते थे। आजकल तो 3-4 किस्म के ही है ना। आजकल तो दशहरी है,
आजकल सफेदा है, आजकल लंगड़ा है, आजकल चौसा है, आजकल ये 5-6 हजारों किस्म के आम होते थे। गांव से आते थे टोकरी की टोकरी, जो एक बार खाया दूसरी बार मिलता ही नहीं था। क्या हर बात पेड़ है। अलग किस्म का आम उस पर लगता। तो इस किस्म के टॉपिक हैं, पुरानी लाइफ, लोगों के बारे में, औरतें क्या करती थी पहले, क्या करती थी आजकल, क्या करती हैं। तो ये लिख दिया, तो उसके बाद ये किताब छप गई। तो फिर इस किताब को अवार्ड मिल गया। मैं कहना ये चाहता हूँ कि मेरी कहानियों की किताबें भी हैं 2, बिल्कुल, हेलो लेकिन माया और जमीन, जमीन। हाँ, हेलो माया और जमीन। हाँ। तो ये किताब मुझे 3 बार छापनी पड़ी है। हाँ। इसको जिसने लिया 1.5 पेज का तो एक ऐसे है, और हर एक की जिंदगी से जुड़ा है। तो वाह। जो लेता है वो इसको पढ़ता है, फिर उसको पुराना जम्मू याद आ जाता है, पुराना शहर याद आ जाता है, फिर वो लोग इसके लिए लेने आते हैं। तो इसको मुझे 2-3 बार छापना पड़ा। तो ये इसकी इसकी ये कहानी। क्या बात। और सर हेलो माया में क्या है? हेलो माया और हेलो जमीन। माया मेरी लेटेस्ट किताब है। हेलो माया में थोड़ा सा थोड़ा सा फिलोसफिकल हो गया हूँ मैं। हैं तो कहानियां ही। कहानी है, शॉर्ट स्टोरीज हैं। हाँ, और कहानियों में मैं शॉर्ट स्टोरीज हैं, मैं ज़्यादा फिलॉसफी देने का हकदार नहीं। आई एम नॉट इन फेवर कि आप अपनी कहानी को बड़ी फिलॉसफिकल कहानी बनाओ, लेकिन कहानी ऐसी होनी चाहिए कि जिंदगी की फिलॉसफी का कुछ ना कुछ, कोई फिलॉसफिकल बात वो कर जाए बिना फिलॉसफी कहे हुए, जी बिना जी फिलॉसफी ठाड़े हुए कोई फिलॉसफी की बात, कोई जिंदगी से जुड़ी हुई अहम बात उसमें आ जाए। तो आज को ऐसा है, उसमें कोई थोड़ा सा कुछ खुश कहानियां, हैप्पी स्टोरीज हैं उसमें जी काफी। जी जी। पढ़ने के बाद यू हैव ए फीलिंग ऑफ बीइंग हैप्पी। ऐसी वाकई कहानी इस है, जी। ऐसी आई कहानी। थिंक अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो इसका ट्रांसलेशन दूसरी लैंग्वेजेस में भी हुआ है, आई थिंक हेलो हाँ माया का। हाँ, हुआ है। जी जी जी। इस बुक, एंड इसमें से कहानियां भी हुई हैं, और वो भी हुआ। अभी कल ही मुझे किसी ने तमिल में, या नहीं, उड़िया में मेरी कविता है, उसको किसी ने ट्रांसलेट किया है। मुझे तो पता भी नहीं लगता किसने कहाँ से ले ली, कोई कैसे ट्रांसलेट कर दिया। अच्छा लगता है ना, सब लोगों बिल्कुल को सर। पढ़े। हम भी जब डोगरी में कोई ट्रांसलेट करता है तमिल की चीज या कुछ ऐसी और अच्छी लगे, तो बहुत अच्छा लगता है कि भाई वहां भी हमारे ही जैसे लोग हैं, जैसे क्या हम बात। हैं वैसे ही वो। तो ये क्या अच्छा बात। लगता है। तो हेलो माया के लिए आपको बेस्ट बुक अवार्ड मिला है, एंड जी स्टेट अवार्ड भी आपकी किताब के लिए ही मिला है सर। जी तो ये अपने आप में हम लोगों के लिए इट्स फीलिंग ऑफ प्राइड फॉर अस। तो सर थिएटर से की तरफ भी आपका रुझान रहा, जिस तरह से आपने कहा कि आपने नाटक भी लिखा, जी। जिसका आपने जिक्र किया। तो थिएटर को लेकर आप क्या कहेंगे, जो आपने नाटक किए, क्या कुछ खास साथ कुछ कहना चाहें अगर हमें? जब मैं और खास तौर पे जम्मू जम्मू के फोक थिएटर की अगर हम बात करते हैं, तो क्या फोक कहेंगे की भी आप? थोड़ी सी बात करूंगा मैं, लेकिन उससे पहले मैं बात करना चाहता हूँ कि जब बिल्कुल छोटे थे तो उस जी वक्त कवि रतन जी के बड़े भाई थे, रतन शर्मा, जी 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 वो थे। जी और उसके काफी देर के बाद फिर आपके पिताजी भी थे, जी वो भी थे। तो कवि रतन जी ने जम्मू में मॉडर्न थिएटर की एक तरीके से बुनियाद रखी, क्योंकि जी वो जी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से होके आए थे, और उनका एक्सपोजर काफ़ी था। वो उन्होंने अलकाजी के साथ भी काम किया था, तो उन्हीं के वक्त में थे जब वो वहाँ के डायरेक्टर थे। तो ये वहाँ से आए प्रोडक्ट थे, तो इनकी सोच में कुछ नयापन था। तो इनके आने से एक ताज़ा हवा सी चली जम्मू में, और बहुत से नाटक इन्होंने किए। तो इन्होंने जी ट्रांसलेशंस काफ़ी किए, क्योंकि डोगरी में ओरिजिनल नाटकों की थोड़ी कमी थी। तो उन्होंने बादल सरकार के, मोहन राकेश के, और तेंदुलकर के, क्या नाम था उनका, विजय तेंदुलकर। तो जी विजय इनके नाटक, तेंदुलकर। हाँ, इनके नाटक इन्होंने ट्रांसलेशंस वगैरह करके जम्मू में किया। हमें बड़ा शौक हुआ, हमें अच्छा लगा। तो उन दिनों तक जो नाटक डोगरी के थे, वो हमें लगता था ये तो थोड़े पहाड़ों और वादियों की बात करते हैं, ये बात करते हैं
तो किसी गांव की गोरी की बात करते हैं, किसी शहर के परदेसी बाबू की बात करते हैं। भाई ये कहाँ की स्टोरी करते रहते हैं? तो क्या हमारे डोगरों में मॉडर्न सेंसिबिलिटी के लोग नहीं हैं या वैसे लोग नहीं हैं? तो फिर मैंने एक कहानी लिखी थी, नाली ते कीड़े, और चमन अरोड़ा ने कहानी लिखी थी ओ कुत्थे हैं। इंसिडेंटली बोथ दी स्टोरीज वर वुमेन सेंट्रिक, और दोनों स्टोरीज की जो वुमेन थी उस जमाने में 1970s की बात है, दे वर थारोली एक्सप्लॉइटेड बाय दी सोसाइटी, दोनों, इसकी और उसकी। और उन दोनों को, वो एक को तो ये था कि वो नौकरी करे, अच्छी बात है, लेकिन उसके फ्रेंड्स घर में नहीं आने चाहिए, और वो इंडिपेंडेंट नहीं होनी चाहिए। और दूसरी ये थी कि उस लड़की के घर में इकोनॉमिक कंडीशन बहुत बुरी थी, और वो जैसे तैसे उसकी शादी कर देना चाहते थे, और वो अपनी मर्जी का राजकुमार ढूंढ रही थी। वो कुत्ते हैं, वेयर इज ही? तो हम दोनों ने इन कहानी को पढ़ा। मैंने अपनी कहानी पढ़ी जब, तो दीनू भाई पंत जी ने कहा, ललित जी कहानी पढ़ने के बाद, ये कहानी नहीं है। मेरा दिल धक से रह गया। मैंने कहा ओहो, कहानी लिखी तो पंडित जी ने कह दिया कहानी नहीं है। फिर 1 मिनट के पास के बाद बोले, वो ड्रामेटिक आदमी थे, ड्रामे के आदमी थे, कहने ये तो नाटक है। पहले मुझे कहा ये कहानी नहीं है, मैं दिल में हो गया। फिर एक बीच में आधे मिनट का पास दिया, बोले ये तो नाटक है। तो फिर हमें एक आइडिया हुआ। फिर मैंने और चमन अरोड़ा ने, दोनों ने मिलकर जीने दी कैद लिखा, जिसमें दोनों कैरेक्टर्स को हमने मिक्स किया, और बहुत से डायलॉग जो कहानी में थे वैसे के वैसे ही आ गए, और फिर सिचुएशन बनाई। और उसके बाद काजल जी, हमें इतनी अच्छी कास्ट मिली उसके लिए, उस ड्रामे के लिए। डायरेक्टर मैं ही था, उसके लिए इतनी अच्छी कास्ट मिली कि सुषम थी, पठानिया थे, डॉक्टर पठानिया, सुषम, और ये अपने क्या नाम इनका, और देखिए नाम भूल रहा है। चलिए, ये लोग थे जो बहुत एस्टेब्लिश्ड एक्टर थे। दीपक को मैंने ब्रेक दी थी इस प्ले में, दीपक जी को छोटे बच्चे का रोल दिया था। उन दिनों ये छोटे थे। हाँ, बहुत कमाल के कलाकार हैं जम्मू के दीपक कुमार जी। हाँ, तो ये सब लोग उसमें आए। उसमें कटोच, प्रीतम कटोच थे। प्रीतम कटोच, फिर सुषम, फिर डॉक्टर पठानिया, फिर निर्मल विक्रम भी थी उसमें, राइटर हैं जो। तो ये सब लोग उसमें थे, और इतनी अच्छी कास्ट थी, इतना अच्छा एनवायरनमेंट था। तो हमने जब ड्रामा शुरू किया, जैसे मैंने आपसे कहा, वहां इवॉल्व होना भी शुरू, उसमें बहुत कुछ जुड़ा, काफी कुछ। तो बाद में एक बहुत बड़ी सेटिस्फैक्शन हुई, बड़ा अच्छा लगा जब प्ले हुआ गुलाब भवन में। गुलाब भवन वो था जिधर ये भी इसमें एक ऐसे है, चेते दी गलियां में एक ऐसे है गुलाब भवन पे। तो गुलाब भवन, आप बात करें, मैं नॉस्टैल्जिया में वहां पहुंच रही हूँ, मेरी नजरों के सामने सब कुछ आ रहा है। तो गुलाब भवन में तो स्टेज ऐसे नंगी स्टेज थी, तो पर्दा भी खुद लगाना पड़ता था, सामने का पर्दा भी खुद बनाना पड़ता था। फिर उसको खींचने के लिए रस्सियां भी खास ढंग से जोड़नी पड़ती थी, और साउंड सिस्टम सब कुछ इधर उधर लाइटें ला के बाहर खड़ी करके बनाना। देयर वाज नथिंग देयर। और हॉल में स्लोप भी नहीं थी, फ्लैट हॉल था, तो सारे उसमें बैठते थे। उस हॉल में ये हुआ था, और कल्चरल एकेडमी का कोई कंपटीशन था, उसमें इसको इनाम मिले। वो तो खैर क्या होता है, लेकिन अच्छा रहा। फिर हमें थोड़ा सा उत्साह हो गया कि हम नाटक लिख सकते हैं। उसके बाद कवि जी ने एक नाटक में काम भी करवाया मेरे से। तो उन्होंने दो नाटकों में करवाया, स्पार्टाकस में करवाया था, और एक भगवत अज्जुकेम में। जी।
जी हाँ, उसमें भी बिल्कुल। मेरे से रोल करवाया। तो नाटक के साथ बड़ा गहरा संबंध रहा और आज भी है। ठीक है, मैं अब उसके बाद ज्यादा नाटक लिख नहीं पाया, लेकिन नाटकों के साथ मेरा बड़ा गहरा संबंध है। बहुत अच्छा लगता है नाटक देखना, मुझे बहुत अच्छा लगता सर कहते हैं ना, थिएटर इज मेडिटेशन एंड राइटिंग इज अ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। है। एग्रीड, जी। एग्रीड। अगर अगर आप उस स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस की लेवल तक नहीं पहुंचे, तो जो कुछ आप लिख रहे हैं वो घास काट रहे हैं। ट्रू। आप वहां वेरी ट्रू। पहुंचेंगे, आप वहां पहुंचेंगे तभी लिख पाएंगे। यस। इसीलिए अच्छे अच्छे लिखने वाले भी कई बार आम सा लिख जाते हैं, ट्रू। क्योंकि वो उस वहां तक नहीं पहुंचे होते। ये काजल जी, ये तो हर क्षेत्र में है, आपके क्षेत्र में भी है। जब तक आप किसी चरित्र के अंदर तक नहीं घुस जाते, उसकी जी हाँ। साइकोलॉजी को जी पूरा हाँ। नहीं समझ सकते। हाँ बिल्कुल। और जब तक आप उसके साथ, डोगरी में कहते हैं इक मिक नहीं होइंदे, जब पूरे उसके साथ नहीं जुड़ जाते, तब तक आप वो भी नहीं कर पाते। ये कनेक्ट स्टेट नहीं जो कर है, पाते ऑडियंस के साथ, दैट कनेक्शन बहुत जरूरी है। दैट स्टेट ऑफ माइंड इज एसेंशियल फॉर क्रिएशन। दैट्स, वेरी ट्रू। जिसको आप स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस कह लें, ट्रू। जिसको आप मेडिटेटिव बात कह लें, जिसको आप कुछ भी कह लें, तो ट्रू। वो उस लेवल तक जाना जरूरी है। ट्रू। ट्रू। सुमित शर्मा लिखते हैं, इट इज ऑलवेज वंडरफुल टू लिसन टू ललित मंगोत्रा सर। अरविंद रैना सर हमारे से, अरविंद रैना जी हमारे से जुड़े हैं। बहुत लंबा इनका है जो उन्होंने कमेंट लिखा है, बहुत खूबसूरत लिखा है कि यू आर अ लेजेंड एंड थैंक्स, और थैंक यू कह रहे हैं। इनफैक्ट मैं थैंक यू कहती हूँ ललित जी को हमारे यहाँ आने के लिए। इट्स प्रिविलेज फॉर मी। बिंदिया रैना हमारे साथ जुड़ी है। लिखती है लवली स्टोरी, जो आपने जिस ना ये कहानी, कमल देखिए, गुप्ता, नाले दे कीड़े। कमल गुप्ता लिखते हैं, ललित मंगोत्रा सर के सुनो जी सीरीज एफबी पर बहुत ही हाँ टचिंग है। आई, हाँ जी, इसके बारे में मैं जानना चाहूंगी। आई कीप लिसनिंग टू सुनो जी अगेन एंड अगेन। एंड बिंदिया रहना लिखती हैं, आपकी तो बात ही क्या कहें। और बहुत ही अच्छा, इनके बहुत ही खूबसूरत कमेंट है। एक से बढ़कर एक कमेंट लोग भेज रहे हैं, हमारे व्यूअर्स भेज रहे हैं कि बिंदिया रैना लिखती है, जिस तरह से मैंने कहा कि आपकी बातों से मैं जम्मू पहुंच गई और मेरे आंखों के सामने सारी जम्मू दियां टक्कियां घूमन लगियां। जम्मू के पक्के डंगे सारे बाजार मेरी अखा के सामने, मेरी आंखों के सामने घूमने लगे। और मैं बिल्कुल उसी, मेरे आंखों के सामने डोगरी संस्था, करण नगर और सारी चीजें घूम रही हैं, अभी भी घूम रही हैं। एंड इट इज वेरी इमोशनल मोमेंट फॉर मी एज वेल, कि मैं दिल्ली में बैठे बैठे जम्मू पहुंच गई हूँ और मेरे गूज बम्स हो रहे हैं। बिंदिया रैना लिखती हैं कि आपके लिए, कि आपका अंदाज ही ऐसा है कि हम सभी उस समय में पहुंच जाते हैं। वाकई मिसमराइजिंग। बिंदिया बहुत सही बात कही। मैंने अभी तभी कहा कि मुझे गूज बम्स हो रहे हैं कि मैं अपने शहर में, अपने डुग्गर देश में पहुंच गई हूँ। बिंदिया लिखती है, यू गेव अस लाइफ टाइम मंत्रा सर। क्या बात, बहुत बहुत शुक्रिया जी। अब मैं आपसे फोक पे बात करूंगी। हमारा जो डुग्गर देश का फोक है, हमारा जो फोक थिएटर है, हमारा जो खान पान है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? कहाँ देखते हैं हमारे फोक को? इतना समृद्ध, इतना रिच हो गया हमारा ट्रेडिशन, इतना फोक हमारा रिच है, हमारे डांसेस इतने रिच हैं। आज आप कहाँ देखते हैं? आपने बात करते करते बीच में आपने खान पान की बात की ना, तो मैं थोड़ा सा उधर से शुरू करूंगा, फिर आ जाऊंगा इस पे। जी जी। एक चैनल है फूड फूड, जी जी। उसकी एक एपिसोड है। उस हम्म। एपिसोड में मैं डोगरी खाना बना रहा हूँ एपिसोड में। आहा। आहा, क्या बात सर, क्या बात। मैंने मैंने उसमें मां दा मुद्रा, आहा, अंबल ते चने दी दाल। अंबल, छोले दी दाल ते खट्टा हाँ। मीट, खट्टा मीट, हाँ। ये मैंने बनाया। और मेरे साथ ये जो अरविंद रैना है ना, जी इनके जी। बड़े भाई, वो बीएल रैना, डॉक्टर बीएल रैना, वो भी मेरे साथ थे। हम दोनों मिलके, तो ये हमने डोगरी खाना बनाया था फूड फूड चैनल के लिए, क्योंकि ये खाने तो की बात है। सर मैं ताम हो खाने गया, का, ये तो पूरा मैं ताम हो गया थे, ताम पूरा ताम हो गया। पूरी पूरी काम थी, पूरी काम। मैं खाने का बहुत शौकीन हूँ, जी। और खाना बनाने का भी हूँ, लेकिन इतना ज्यादा, आई नो रेसिपीज क्या है, बीच बीच में बनाता भी हूँ, जी लेकिन जी। मैं खाने का बहुत शौकीन हूँ।
जी और डोगरी खाने की बात चलो बाद में करूंगा मैं थोड़ी सी, पहले मैं उस पे आ जाऊं जो आपने बात की थी, ये बीच में आ गया। जी। देखिए ऐसा है कि जो हमारा जम्मू का जो फोक है ना, उसमें खूबसूरती इसलिए है कि बाकी सारे जो स्टेट हैं वो सारी स्टेट एक जैसी, जो मैदानी हैं वो मैदानी हैं, जो पहाड़ी हैं सो पहाड़ी हैं। जम्मू एक ऐसी जगह है जिसमें पहाड़ भी है, यस। जिसमें मैदान भी है, जिसमें बीच की पहाड़ियां भी हैं। लोगों का जनजीवन हर जगह का अलग अलग है। इसलिए इस इलाके में ऊपर से इधर डोगरे भी हैं, इधर गुज्जर भी हैं, इधर पहाड़ी भी हैं, इधर कश्मीरी भी हैं, इधर हर किस्म के लोग रहते हैं। तो ये इन लोगों के जो आप बेसिक कल्चर्स हैं वो एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते हैं। जी जी। एक अजीब सा गुलदस्ता है हमारे जम्मू में, इट बिल्कुल। कल्चर कल्चर का। और हमने एक दूसरे से बहुत कुछ लिया है, बहुत कुछ दिया है। कुछ बिल्कुल टिपिकल डोगरी चीजें हैं, कुछ थोड़ी सी मिक्स हो गई हैं। अब कई बार हम लिखते हैं कि मैं पहले टिपिकल डोगरी बात करूं। हमारी एक टिपिकल डोगरी सिंगिंग फॉर्म है, उसको कहते हैं भाख। बिल्कुल बिल्कुल। भाख एक ऐसी चीज है जो किसी और के पास नहीं है, वो सिर्फ हमारे जम्मू वालों के पास है। और मैं आपको एक और चीज बता दूं, सिर्फ डोगरों के पास नहीं है ये गुज्जरों के पास भी है। ये गुज्जर भी हाँ, भाख लगाते हैं पहाड़ों में। हमारे जो और बकरवाल हैं। हाँ, और ये डोगरे तो लगाते ही हैं। देखिए इसमें ये है कि इस गायन की शैली में इंस्ट्रूमेंट नहीं है, नहीं है। लेकिन इंस्ट्रूमेंट की कमी महसूस नहीं होती। उसका बिल्कुल कारण है कि एक जो आगे लंबी सुर में गाते हैं, मोस्टली राग पहाड़ी है, और उसमें पहाड़ी सुर में गाते हैं, आगे गाते हैं, और उसके साथ पांच छह चार जितने लोग हों ग्रुप में, वो उसके साथ मिल जाते हैं उसके सुर। लेकिन जो आगे गाने वाला है, जो पीछे गाने वाला है, उनके सुरों में अंतर होता है। जी। लेकिन वो सुर ऐसे होते हैं जो मैच करते हैं। जब मैच करने वाले सुर, उनकी फ्रीक्वेंसी मैच करती है, फ्रीक्वेंसी वो मैच करते हैं, तो उनका एक कार्ड बन जाता है जो वेस्टर्न म्यूजिक सिस्टम का सिस्टम है। कार्ड डिफरेंट क्या? उसके ऊपर, सुरों के ऊपर इकट्ठे दबाना, तो उन सब से कार्ड बनता है। ये हमारी भाख में है कि अलग अलग सुर इकट्ठे गाने हैं, लेकिन वो सुर एक दूसरे को डिस्टर्ब करने वाले नहीं हैं, एक दूसरे के साथ रेजोनेट करने वाले। उससे इसमें एक अजीब सा, आप सोचो पहाड़ों में, पहाड़ों के ऊपर बैठे हुए लोग लंबे लंबे सुरों में ये गा रहे हों, और उनके गाने में एक कार्ड बना हुआ हो, आवाज वादियों में पहाड़ों में गूंज रही हो। आप खुद सोचो कैसा होगा, कैसा वाह होगा। तो वाह। ये फिर भाख नीचे आती है पहाड़ों से, फिर इसकी फॉर्म चेंज होती जाती है, फिर ये लंबी से छोटी होती है। पहाड़ों में लंबी लंबी भाख होती है, उससे नीचे आते हैं छोटी भाख होती जाती है। तो भाख में भी कितने ही वेरिएशंस जो हैं वो क्रिएट हुए हैं। उसके बाद हमारे गीतड़ू हैं, हमारे एक कुड डांस है। देखिए भद्रवाह अगर आप भद्रवाह। अगर आप लद्दाख गई हैं या ऊपर के पहाड़ी इलाके में गई हैं, तो आपने देखा होगा कि वो जो उनका डांस होता है ना, वो बड़ा स्लो होता है, बहुत स्लो होता है। द रीजन इज कि वो है पहाड़ी इलाका, और उस इलाके में सांस जल्दी फूलता है। और आप तेजी वाला डांस भांगड़ा नहीं मार सकते पंजाबियों वाला, पंजाबी तो मैदान में रहते हैं। तो उधर पहाड़ों में आप सारी रात डांस कर सकते हो, लेकिन अगर आप स्लो डांस करो तो स्लो, जैसे कोई चीज स्लो होती है काजल जी, जो भी चीज स्लो होती है वो ग्रेसफुल हो जाती है। वाकई वाकई। तेज चीज में वो ग्रेस नहीं आ सकती, जोश आ सकता है, जोश आ सकता है, वो एक इंटेंसिटी आ सकती है। लेकिन जो फाइननेस, जो ग्रेस स्लो मूवमेंट में आती है, वो तेज मूवमेंट में नहीं आ सकती। इसलिए बिल्कुल सही। ये जो हमारा कुड डांस है,
ये सारी रात होता है और लोग गोल दायरे में आहिस्ता 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 डांस करते हैं। उनकी मूवमेंट देखिए, उनके हाथों की मूवमेंट देखिए, उनकी गर्दन की मूवमेंट देखिए, उनके कंधों की मूवमेंट देखिए। कोई झटका नहीं है, कोई किसी पे झटका नहीं है, कोई जोर का ताल नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता है। लेकिन सारी रात लेकिन वो इतना ग्रेसफुल है, इतना खूबसूरत है। कुड भी हमारा एक स्पेशल है, हमारा है और हिमाचली है। हिमाचली और हमारी सब कल्चर बहुत ज्यादा मिलता है। हिमाचली कल्चर और हमारा कल्चर एक ही है। किसी जमाने में तो सारा इलाका ही डोगरा पहाड़ी इलाका कहलाता था। अब फौज में जितने, आज हम अपने आप को जम्मू वाले डोगरा कहते हैं, फौज में जितने डोगरी पलटने थी सब में 50% से ज्यादा लोग तो हिमाचल के थे। तो ये इस इलाके का एक कल्चर है जो इसमें जाता है। फिर सो कल्चर में ये हमारी टिपिकल डांस। बाकी भांगड़ा तो है ही है भाई। वहां अगर मैदान है तो हमारा भी कठुआ मैदान है, आरसपुरा मैदान है, इधर भी कनक लगती है, इधर भी उसकी कंडियां बाडियां होती हैं। सो इधर भी वैसे ही भांगड़े हैं जैसे वहां भांगड़े हैं, थोड़ा सा फर्क है हल्का सा। तो बोलियां भी वैसी हैं, पंजाबी बोलियां ही उसमें भांगड़े के डांस में करते हैं। तो ये अलग अलग डांस फॉर्म। फिर जो रिचुअल है पैदा होने का, बड़े होने का, मुंडन सेरेमनी का, शादी का, ब्याह का, हर के लिए अलग अलग गाने हैं, अलग अलग किस्म के डांस। फिर एक बहुत पॉपुलर हुआ है जागरना। जागरना क्या है? जागरना क्या है? जागरना की देखो एक स्टोरी है उसके पीछे। स्टोरी क्या है? एक आई मीन थी, एक बात है उसके पीछे। जो औरतें हैं ना, उनको फ्रीडम बड़ी कम थी, आज भी कम ही है, बड़ी कम थी। लेकिन हैं तो इंसान, उनके अंदर भी उल्लास है, उनके अंदर भी उमंग है। उल्लास और उमंग ही तो डांस होता है, और क्या होता है। तो वो बॉडी फॉर्म में आ जाए तो डांस हो जाता है, अंदर ही अंदर रहे तो अंदर ही अंदर रहता है। उनको भी तो वो नाचने की, गाने की, मजाक करने की उनकी भी इच्छा थी, और उनकी भी इच्छा रहती थी। उनको एक दिन मिलता था जब सारे मर्द बारात पे चले गए होते थे, शादी होनी है, शादी हो रही है, लड़का और सारे आदमी। आजकल तो औरतें बारात पे जाती हैं, पहले नहीं जाती थी। औरतें रह जाती थी पीछे। औरतों को पता आज कोई इधर हमारा बंदा नहीं है हमें रोकने टोकने वाला, खुली अपने आजादी में। और जो किस्म किस्म के मजाक, डांस, नकलें हैं, वो उनके और मर्दों की बहुत नकलें लगाती थी उसमें। तो वो सारी रात का डांस जो होता था उसको जगराता कहते थे, और वो जागरना सारी रात चलता था। और आज तो उसकी इन्होंने एक कमर्शियल तो नहीं मैं कहूँगा, एक स्टेज फार्म भी बना दी है, जो भी अच्छी है, जो उन्होंने पूरे जितने गाने हैं वो उसमें डाल दिए। लेकिन इट शोज टिपिकल कल्चर ऑफ our Dogra region and how women folk used to enjoy. क्या बात। डॉक्टर सरला मेहता लिखती हैं, कितनी गहरी बात कही है आपने। बेला शर्मा लिखती हैं, बाला शर्मा लिखती हैं, फीलिंग हैप्पी एंड ऑनर्ड टू बी पार्ट ऑफ दिस स्पेशल शो। एंड सुमन जी लिखती हैं कि कुछ बात डोगरी में भी करें। अब डोगरी मैं डोगरी में इसलिए नहीं हम लोग ज्यादा बात करें क्योंकि हमारे जो मोस्टली जो हमारे व्यूअर्स हैं वो दिल्ली से हैं, और हम चाह रहे हैं कि हमारी जो डोगरा का जो हमारा जो कल्चर है, हमारी जो चीजें हैं, वो यहाँ पे लोगों को इस इंटरव्यू के जरिए और ज्यादा उसके बारे में जाने। हम सर से डोगरी में लास्ट में कविता तो जरूर सुनेंगे, क्योंकि सुचित्रा जी ने कहा था कि डोगरी में कुछ जरूर सुनाए। लेकिन उससे पहले हमारा जो फोक थिएटर है, मैं उसके बारे में जरूर बात करूंगी ललित सर से। फोक थिएटर के बारे में कहाँ देखते हैं हमारा डोगरी फोक थिएटर? आज आप कहाँ देखेंगे? जैसे टड है, जितने भी हमारे हैं, कहाँ है आज? जैसे कश्मीर का है बाण पत्थर, वो भी डाइंग आर्ट हो गया है। लेकिन जो डोगरी का फोक है थिएटर की हम बात करते हैं, तो अगर मैं यहाँ दिल्ली में बैठ के डोगरी फोक थिएटर की बात कर रहा हूँ, तो वो शायद लोगों को इतना पता नहीं है। तो आप क्या कहेंगे? कान सखियों का कंसेप्ट लोगों को नहीं पता, यहाँ पे टड क्या होता है वो नहीं पता आपको। कितने की तरह के हमारे जो फोक थिएटर फॉर्म्स हैं वो डाइंग आर्ट हो रही है, मर रही है। आप क्या कहेंगे? क्योंकि ये एक त्रासदी है हमारे लिए। क्या कहेंगे आप? सही बात है काजल जी। ऐसा है कि जीवन का ढंग बदला ना,
और जीवन के तौर तरीके बदले, तो ये जो चीजें हमारे जीवन में जुड़ी हुई थी वही बचता है जो हमारे रोजमर्रा जीवन के साथ जुड़ा हुआ होता है, वही बचता है जो रोजमर्रा की चीजों के नहीं साथ। पता सर, पता ही नहीं पगदा क्या होता है, हरण क्या होता है, बिल्कुल नहीं नहीं, पता आज की क्योंकि ये चीजें पहले थी, अब इनका जैसे जैसे वो लाइफ ढंग चेंज होता है ना, तो ये चीजें आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाती हैं। अब इनको बचाने के कुछ ढंग हैं, वो मैं बात करता हूँ उसकी। मैं ये कह रहा हूँ कि हिरन होता था गांव में, हिरन। लोहड़ी, लोहड़ी के ऊपर जम्मू में छज्जे होते थे जो कहीं नहीं है दुनिया में। कहीं नहीं। लोहड़ी सारे पंजाब में मनाई जाती है, पंजाब का बहुत बड़ा त्योहार है, लेकिन छज्जा नहीं होता। छज्जा नहीं होता। छज्जा सिर्फ जम्मू में ही होता था। और छज्जा कितनी खूबसूरत चीज थी। लड़के जो हैं महीना महीना लगा के छज्जा, जिन लोगों को नहीं पता मैं उनको समझाना चाहता हूँ कि छज्जा क्या है। छज्जा बेसिकली इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए पीकॉक, एक मोर की रिप्रेजेंटेशन है। नीचे मोर की चोंच है, उसकी गर्दन है, सब कुछ। उसके जो पंख हैं उनको पूरा फैला के जैसे मोर होता है वैसा छज्जा बनाया जाता है। और ये छज्जा 10-10 फुट ऊंचा और चौड़ा होता था। और नीचे मोर मोर भी जरूर होता था, थोड़ी सी चोंच बनाई होती थी नीचे, लेकिन मेनली वो छज्जा होता। अब छज्जा बनाने के लिए मोर के पंख के डिजाइन वाले भी बनते थे, लेकिन उसमें किस्म किस्म की चीजें बनाई जाती थी। कई बार तो हिंदुस्तान का नक्शा भी बना देते थे उसमें। और उसमें बहुत कुछ, हाँ उसमें बहुत कुछ होता था। जो जिसका मन करता था वैसा डिजाइन बनाता था। गोल पत्तियां इतनी चौड़ी चौड़ी बना के उनके बीच में रंग बिरंगे कागज भर के फिर उनमें कहीं रुई के सफेद फाहे लगा देते थे। अब सोचो सारे छज्जे के ऊपर लगे हों तो कितने लगे। फिर हर हर मूर्त उसके ऊपर किसी की मूर्त, कृष्ण जी की फोटो लगा देंगे, कुछ और करेंगे। वेरी, आई मीन क्रिएटिव। इट वॉज नॉट ओनली द टोटल स्ट्रक्चर वॉज वेल डिफाइंड कि उसके अंदर क्या कारीगरी करनी है, क्या बनाना है क्या नहीं बनाना, वो फ्रीडम थी। लाइक रंगोली, उसके अंदर जो मर्जी आप करें। तो ये एक इतनी खूबसूरत आर्ट फॉर्म थी हमारी, फोक आर्ट फॉर्म थी, जो बिल्कुल खत्म हो गई। और लोग क्यों वो चलता था, खुशी ही मनाते थे। आज जिसके घर में लड़का हुआ है उसके घर में जाके तो ढोल बजाना और ये करना वो करना। आज का जमाना होता तो शायद लड़के लड़की, लड़की के घर में भी जाके ढोल बजाते, लेकिन ना वो छज्जे ही खत्म हो गए। किसी की शादी हुई हो, वहां बच्चा पैदा हुआ, कोई भी खुशी की बात हो, वहां ढोल बजाते। नहीं हो तो वैसे ही मैदान में खड़े होकर, चौक में, पुरानी मंडी, एक भांगड़ा, छज्जा और डंडारस। सर्टनली डंडारस गुजरात से आई होगी। डंडारस तो नाम ही वहां से है और ढंग भी वैसा है। लेकिन जो जम्मू के डंडारस खेलने वाले थे, मैंने गुजराती वैसा खेलता हुआ नहीं देखा है कोई भी जैसा वो खेलते। कैसे कैसे ढंग से वो खेलते थे डंडारस। तो ये एक फार्म थी, हिरन थी, ये था। इसके अलावा गाने वाले लोग थे, गारड़ी, दरेस, जो कारकें बारें गाते थे, और कैसा कैसा ढोल बजाते थे, कैसी उनकी आवाजें थी। टिपिकल जो फोक आवाजें होती हैं, जिसमें आप डोगरी झलकती है, जम्मू की झलक आती है। तो ये सब चीजें आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि वक्त चेंज हो गया। कौन गारड़ी बनेगा, कौन दरेस बनेगा, उनके बच्चों को खाना कहाँ से मिलेगा, कैसे चलेगा जिंदगी के साथ। जब ये चीजें टूटती हैं ना, तो ये आहिस्ता आहिस्ता पीछे रह जाती है। कैसे करते हैं, अब बलवंत ठाकुर ने बाबा जित्तो प्ले किया, प्ले किया तो उन्होंने उसमें बाबा जित्तो की कारक है, उन्होंने उस कारक का इस्तेमाल किया, तो वैसे बच गई। उसमें ढोल भी रखा उन्होंने। बाकी तो ड्रामा एंड एक्ट होता है, लेकिन उन्होंने उसके साथ उसको भी जोड़ लिया। ऐसे जोड़ा जा सकता है। और बहुत से ड्रामे किए गए हैं जिसमें हमारी जो कुमाई, कुमाई में देखो, शादी पूरे के पूरा, शादी की शुरू से लेकर आखिर तक, और क्या क्या कैसे गाती हैं औरतें,
कैसे सुहाग होते हैं, कैसे घोड़ियां होती हैं, कैसे मजाक वाले गाने होते हैं लड़की लड़के वालों के बीच में, बलवंत जी ने वो सारे का सारा अच्छे ढंग से इस्तेमाल किया है, फोक फॉर्म को अच्छे ढंग से इस्तेमाल किया। तो इसे बाकी भी दुनिया में करते हैं। मैंने राजस्थानी प्ले देखे हैं, उसमें उनके फोक होते हैं। मैंने ईस्ट इंडिया के प्लेस देखे हैं, उसमें होते हैं। इसने अपने कवि रत्न ने जसमा उड्डन किया था, पूरे का पूरा को ट्रांसलेट कर दिया और उसकी एडॉप्शन की थी। और इसमें अपने ये जंद्राइया, प्रद्युम्न सिंह जंद्राइया जी ने म्यूजिक दिया था, वो बड़े अच्छे उसमें थे। तो वो ट्रांसफॉर्मेशन होती हैं। ये तो उसकी, अब जो नाटक करने वाले हैं उनकी इमेजिनेशन पे डिपेंड करता है, उनके नॉलेज पे डिपेंड करता है। और वो उस एस्थेटिक्स को, जो हमारा फोक फॉर्म की एस्थेटिक्स है, उसको अपने नाटक की एस्थेटिक्स बढ़ाने के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। दिस इज बात। क्या बात सर, क्या बात, सो नॉस्टैल्जिक। कमल लिखते हैं, क्या बात है ललित सर, आपने जम्मू में बिताया हुआ बचपन याद करा दिया। ये बात कमल, मैं आपसे बिल्कुल इत्तेफाक करती हूँ कि ललित सर ने बिल्कुल बचपन याद दिला दिया हमें इस वक्त। तो मैं इतना नॉस्टैल्जिक, आई एम फीलिंग so nostalgic and I can't even speak and I'm having goosebumps। वहीं जम्मू की गलियां और जम्मू की सारी चीजें याद आ रही हैं, पंजतीर्थी, मुबारक मंडी। ओ सर, आप कहाँ ले गए आज हम लोगों को। कचालू वाला नहीं याद आ रहा। सारी याद आ गया सर, और कच्ची शामी की समोसे याद आ जो गए। जो गलियों में कचालू वाले, मलाई बर्फ वाले, और जो फालसे वाले, और जो समोसे वाले पापड़ सर। और फत्तू चकान की वो नहीं याद ओह, आती। रेवड़ियां, रेवड़ियां और oh my फुग्गा God, और फुग्गा, वो चीजें। ऑसम सर, ऑसम, क्या बात। लेकिन ये तो सच में सर त्रासदी है कि हमारा जम्मू का फोक अभी कहीं ना कहीं खत्म हो रहा है। तो सर मैं बट चलते चलते। बट मैं लेट मी टेल, मैं आपको ये बता दूं, इतना पोटेंशियल है ना इसमें। बिल्कुल है, नो उस डाउट चीज है। में देखो, हमारे फोक में इतनी खूबसूरती है, इतनी एस्थेटिक्स है उसमें, कि कोई चाहे, कोई लोग काम करें तो उसको किसी फार्म में जिंदा रखा जा सकता है। यस। हमारी फूड में ऐसा टिपिकल टेस्ट है कि उसको अगर कोई रिवाइव करके कोशिश करे तो इट कैन स्टिल रिमेन। आई वुड नॉट, इट आई, इज, मैं ये नहीं कहता कि बट वही स्टिल फूड रहेगी, ये है लेकिन सर, खट्टे राजमा सर, कलाड़ी, खट्टे कलाड़ी, राजमा मदरा, कलाड़ी, नहीं, सर कलाड़ी, कलाड़ियाँ, अंबल, कलाड़ियाँ, कलाड़ी, अंबल, ओरिया। गुछिया, गुछिया सर, गुछिया, हाँ, गुच्छियां, गुछिया। गुच्छियां, ओरिया, गुच्छियां, यू सी, कोई उसका कोई वो अंत नहीं है, बहुत कुछ है हमारे पास। और ओ मद्रे तो सर, कमाल होते थे। आहा, सही में सर। वाकई सर, ये बहुत ही मतलब मेमोरेबल सेशन रहेगा मेरे लिए आपके साथ। चलते चलते सर मैं चाहूंगी कि जो आज की युवा पीढ़ी है, क्योंकि हम्म। बहुत सारे युवा परफॉर्मर्स हमारे ये शो देख रहे होंगे, तो मैं चाहूंगी कि जो युवा पीढ़ी है, आप उनको क्या कहेंगे एज एन एक्सपर्ट। चाहे वो भाषा की देखिए, बात हो, चाहे वो परफॉर्मिंग आर्ट की बात हो, क्या कहेंगे। दो चीजें हैं। एक तो मैं कभी भी नहीं चाहूंगा कि हम युवा पीढ़ी को घसीट कर अपने पिछले टाइम में ले जाने की कोशिश करें। इट इज नॉट पॉसिबल, इट कैन नॉट बी जी, डन, जी। एंड इट इज इलॉजिकल। युवा पीढ़ी ने आज का जो मीडिया है, हम्म, आज के जो तौर तरीके हैं, स्पेशली जो टूल हैं, हम्म, उनको अपना पहचान कर, अपना अपना फोक पहचान के, अपना म्यूजिक पहचान के, अपनी ह्यूमर, आपको पता है डोगरों में कितनी ह्यूमर है? डोगरों से बड़ा गप्पी तो कोई था ही नहीं। गप्पे मार मार के 4 4 घंटे गप्पे मारते रहते थे, हंसते रहते थे, खाना पीना भी भूल जाते थे। तो ऐसे इतना कुछ है हमारे पास। दे कैन यूज ये जो मॉडर्न आपका इस वक्त मीडिया है, सोशल मीडिया, और कर रहे हैं। मुझे बड़ी खुशी होती है आज भी। कितने ही नए लोगों के ग्रुप, कोई डोगरा ग्रुप, कोई जम्मू ग्रुप, कोई डुग्गर ग्रुप, कोई ऐसे कितने ही बनाए हुए हैं नौजवानों ने ग्रुप, जिसमें वो अपने ढंग से डोगरी गीतों को, डोगरी गाने को, डोगरी
कहानी तो नहीं, लेकिन डोगरी मजाक को और छोटे छोटे जोक खुद ही बना के डोगरी में ऐसी चीजें को प्रमोट कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है। मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि वो लोग थोड़ा सा ना इसको डेप्थ में देखने की कोशिश करें कि हमारा जो सिर्फ सुपरफिशियल ना रहे, थोड़ा सा इसमें थोड़ी सी स्टडी करें और उसमें देखें कि क्या है। स्टडी करने का यही तरीका है कि जो भी फॉर्म मिलती है, रिकॉर्डेड फॉर्म मिलती है, गाने वाले मिलते हैं, उनको देखें, सुने, जाएं, वो देखें, पढ़ें थोड़ा सा और देखें उसमें क्या क्या चीज़ है जिसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और कुछ अपने से थोड़ी सी पिछली पीढ़ी के लोगों को डिस्कस कर लें। हो सकता है वो उनको कुछ ऐसी चीज़ें बता दें कि ऐसे किया जा सकता है, ये एक इंटरेस्टिंग ढंग है इसको करने का, तो उसको करने से होगा। लेकिन उनमें पहले ही जोश है। आई एम वेरी हैप्पी कि आज के जो नौजवान हैं, जो लड़के लड़कियां हैं, दे वांट टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज डोगरास। यस 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 ग्रुप है अस डोगरा, ये वो, मैं नाम नहीं लेना चाहता तो ऐसा ना हो जाए कि उनकी मशहूरी हो रही है, लेकिन बहुत से ग्रुप हैं, इंटरनेशनल लेवल पे है, नेशनल लेवल पे है, जम्मू की लेवल पे है। तो ये तो अच्छी बात है ना, नौजवान जुड़ रहे हैं साथ में। और ये याद रखिए, वो अपने ही ढंग से जुड़ेंगे। वो आप चाहें कि वो पिछले जमाने के हिरन का डांस करें, वो नहीं होगा। वो स्टडी कर सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं, लेकिन अब वो अपने ढंग से करेंगे और उनको अपने ढंग से ही करने देना चाहिए। और उसी में हमें भी वो सोचना चाहिए कि उनका कौन सा ढंग है, हम उनको कैसे मदद करें। वी शुड ट्राई टू। हमारे साथ सतीश आनंद जी जुड़े हैं, संगीत नाटक अवार्डी हैं, संगीत नाटक सम्मान से उनको सम्मानित किया गया है नाटक के लिए। रंगमंच के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा नाम है सतीश आनंद जी का, बहुत बहुत शुक्रिया लिखते हैं। बड़ा दिलचस्प और जानकारियों से भरी बातचीत, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार सतीश जी, आप हमारे साथ जुड़े हैं। अपराजिता स्नातक हमारे साथ जुड़ी है, बहुत शुक्रिया। कमल गुप्ता लिखते हैं, सर मैं आज ही जम्मू, सर मैं जम्मू जाना आज के, आपने इतना वो करवा दिया हमें जम्मू की, मेरा भी मन कर रहा है कि मैं भी जम्मू पहुंच जाऊं, लेकिन कोरोना का वक्त चल रहा है तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन सर बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी। इट इज वन ऑफ द मेमोरेबल सेशन, वन ऑफ द बेस्ट सेशंस आई हैड टुडे। एंड पर्सनली मेरे लिए बहुत सेशन खास रहा, क्योंकि इस सेशन वो सारी चीजें जो मुझे मेरे बचपन की तरफ ले जाती है, मुझे मेरी रूट्स की तरफ ले जाती है, मेरे जो जड़ें हैं वहां ले जाती है, सारी ये सेशन उससे भरा हुआ था। तो मैं सर शुक्रिया तो बहुत छोटा लफ्ज है, लेकिन बहुत बहुत आभार कि आप यहाँ आए। लेकिन चलते चलते मैं जरूर चाहूंगी कि आप एक डोगरी की कविता जरूर सुनाएं। चलिए ये सुनाते हैं। जी सर। इस कविता का नाम है खलार। खलार मैंने पढ़ी है सर, खलार। अच्छा फिर कोई और पढ़ूं? नहीं सर, आप यही सुनाइए, खलार ही सुनाइए सब लोगों के लिए। मेरी घरआली नाराज रोंदी है, मेरी घरआली नाराज रोंदी है, जे सारे घरां च मेरी किताबें ते कागज़ें दा खलार पेदा रौंदा है। मेरी घरआली नाराज रोंदी है, जे सारे घरां च मेरी किताबें ते कागज़ें दा खलार पेदा रौंदा है। वो नहीं जानदी जे ये अध पढ़ियां किताबां, ये अद्धे अधूरे नोट्स, ये कागज़ें दे टोटें पर डींगियां त्रेडियां लीकरां जन, कविताएं दी आमद दे चिन्ह। वाह, कविताएं दी आमद दे चिन्ह। वो नहीं जानदी जे अध पढ़ियां किताबां, ये अद्धे अधूरे नोट्स, ये कागज़ें दे टोटें पर डींगियां त्रेडियां लीकरां जन, कविताएं दे आमद दे चिन्ह। ये सब मेरी जिंदगी दा खलार है। ये मेरी जिंदगी है, ये मेरी जिंदगी है। क्या बात। मैं भी जानना कि वक्त बदलोने पर ये सारा किश उसा रद्दी आले ने इयां सोती कठेरी ले जाना है, जियां वक्त दा बुढ़ा कबाड़ी अपनी पिट्ठी उपर लमकाई दी मैली बुछड़ी च अंडी बीती दियां जिंदगियां लिए टुरदा हुंदा है। मैं भी जानना, मैं भी जानना जे वक्त बदलोने पर ये सारा किश उसा रद्दी आले ने
इयां सोती कठेरी ले जाना है, जियां वक्त दा बुढ़ा कवाड़ी अपनी पिट्ठी उपर लमकाई दी मैली बुछकड़ी च हंडी बीती दियां जिंदगियां लइयै टुरदा हुंदा है। घर आली नहीं जानदी जे जिंदगी खलार पांदी है ते मौत खलार सलदी है। वाह वाह वाह। घर आली नहीं जानदी जे जिंदगी खलार पांदी है ते मौत खलार सलदी है। क्या बात। अब मैं जितने भी व्यूअर्स हैं उनको बता दूं, खलार डोगरी में कहते हैं जो आपके आसपास जो कहते हैं ना कि बहुत कबाड़ा इकट्ठा कर दिए, खिलार डाल दी। खिलार को मैं प्रॉपर वर्ड में तो सर ही बताएंगे, मुझे तो मैं तो यही कहूंगी जो आपके आसपास चीजें बिखरी पड़ी होती है बेतरतीब, उनको खिलार कहा जाता है डोगरी में। हाँ, इस सिचुएशन ऑफ सभी चीजों के बिखरे पड़े होने की स्थिति को, बेतरतीब, बिखरे उल्टे सीधे पड़े होने की स्थिति को खलार कहते हैं। मैं एक कविता आपको जरूर सुनाना चाहता जी था, बिल्कुल सर, छोटी बिल्कुल सी, सर। 3 लाइनों की, 3-4 लाइनों की। मैं जी ऐसे भी सुना सकता था, लेकिन हो सकता है कि बोलते बोलते कोई भूल ना जाऊं मैं उसकी लाइन। जी सर। तो मैं जरा इसको देख लूं कहाँ है। छोटी सी आपने आज इसमें डाली हुई थी ना, जी जी बिल्कुल बिल्कुल, एक, एक एक पल, पल एक उसमें, पल। पल डाला हुआ था। चलो, इसमें मुझे नजर नहीं आ रही, टाइम लगेगा, मैं ऐसे सुना देता हूँ, कोशिश करता जी हूँ। सर, जी सर। काजल जी, जी सर। जेलै तू ही लग्गा है जे तू अंदरों अंदरी मरा करना है। जेलै तू ही लग्गा है जब तुम्हें लगे कि तुम अंदर ही अंदर से मर रहे हो। अरे जेलै तू ही लग्गा है जे तू अंदरों अंदरी मरा करना है, तम ही अपने जीने दे रंग ढंग कायम रखें। आहा, आहा, क्या तब भी बात। अपने जीने के रंग ढंग कायम रखना। जेलै तू ही लग्गा है जे तू अंदरों अंदरी मरा करना है, तम ही अपने जीने दे रंग ढंग कायम रखें। उंदे आस्ते जेड़े तू ही दिखिए जींदे। वाह वाह सर, वाह वाह। जेलै तू ही लग्गा है जे तू अंदरों अंदरी मरा करना है, तां ही अपने जीने दे रंग ढंग कायम रखियां। उंदे आस्ते जेड़े तू ही दिखिए जींदे न। जो तुम्हें देख के जी रहे हैं, क्या बात। के पता उंदे हिरखै दे बत्तर च तू परतिए पोंगरी पोए। हाय हाय सर, क्या बात, क्या बात सर, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। क्या पता उनके उनकी प्यार मोहब्बत की नमी में तुम फिर ये से टूटता है। अंकुरित हो उठो, फिर से अंकुरित हो उठो। कमाल सर, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। बाला शर्मा लिखती हैं, जम्मू के बारे में इतना पता नहीं था, बहुत बहुत शुक्रिया। वसंत काशीकर जी लिखते हैं, बेहतरीन रंगकर्मी हैं, जबलपुर से हैं, कि बहुत अच्छी जानकारी दी आपने जम्मू के फोक के बारे में, डोगरी फोक के बारे में। आभार। कमल गुप्ता लिखते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे आपको सुनने को मिला, बहुत बहुत शुक्रिया। सुमन जी लिखती हैं, खलार इज माई फेवरेट पॉइंट। चमन अरोड़ा जी लिखते हैं, बहुत खूबसूरत। रचना विनोद जी लिखती हैं, बेहतरीन। सर एक कविता और सुनना चाहेंगे हम आपसे। अच्छा, चलिए आपको एक मैं सुनाता हूँ। मैंने कविताओं को निशान, मुझे पता होता कि कविता पढ़नी पड़ेगी तो मैं 1-2 निशान लगा लेता, लेकिन मैंने लगाया नहीं। ऐसे तो जिस कविता पर नजर पड़ती है, लीजिए ये सुनिए। जी सर। ड्रामा आपकी फील्ड है। ड्रामा। कंबल बंडदे वेले नेता दे हत्थ गरीब बक्खी ते मुंह कैमरे बक्खी की हुंदा है? कंबल बांटते हुए नेता के हाथ गरीब की तरफ और मुंह कैमरे की तरफ क्यों होता है? कंबल बनदे वेले नेता दे हत्थ गरीब बक्खी ते मुंह कैमरे बक्खी की हुंदा है? कि जे ड्रामा इयां गै कीता जांदा है।
क्या बात सर। कि जे ड्रामा इयां गै कीता जांदा है, आखदे भी हैन ना जिंदगी एक ड्रामा है, इस्से करी हमदर्दियां ड्रामे, अत्थरू ड्रामे, हासे भी ड्रामे, रिश्ते दोस्तियां सब ड्रामे। आखदे भी हैं ना जिंदगी एक ड्रामा है, इसीलिए हमदर्दियां ड्रामे, आंसू ड्रामे, हंसी भी ड्रामे, और दोस्त रिश्ते दोस्तियां सब ड्रामे। सब ड्रामा। ड्रामा करते करते, ड्रामा करदे करदे जिंदगी ड्रामा नहीं, ड्रामा गै जिंदगी होई जंदा है। ड्रामा करदे करदे जिंदगी ड्रामा नहीं, ड्रामा गै जिंदगी होई जंदा है। ते इक दिन खीरी पलें च लगदा है कोई ड्रामेबाज गै साड़ी जिंदगी जियै टुरदा होआ, अस ते दिखदे गै रहिए। वाह वाह। एक दिन फिर एक दिन आखिरी पलों में ऐसा लगता है कि कोई ड्रामेबाज ही हमारी जिंदगी जी के चला गया, हम तो देखते ही रह गए। क्या बात, क्या बात, किन्ना ड्रामा है साड़ी जिंदगी च, क्या बात, अस क्या भुल्लिए बात। जन्ने आं, अस भुल्ली जन्ने आं ड्रामा करा ने आं कि जिया ने आं। बिल्कुल अस भुल्ली जाने हैं, बिल्कुल अस भुल्ली जाने से याद नहीं रहता अस के कराने हैं। हाँ। सतीश आनंद जी लिखते हैं कि बेहतरीन कविता। वसंत काशिका जी लिखते हैं कि लल दत्त की रचनाओं के बारे में कुछ जानकारी दें। तो वसंत जी मैं बताऊं, लल दत्त कश्मीर की जो आदि कवित्री की बात करते हैं, वो कश्मीर की आदि कवित्री थी। तो अगर ललित सर कुछ बताना चाहें, आपके सवाल के जवाब दें। असल में लल दत्त जो हैं वो हमारी, हम डोगरी की बात कर रहे हैं, डोगरी की कवित्री नहीं है, वो नहीं है, कश्मीर कश्मीर की हैं, कश्मीर जम्मू कश्मीर की हैं, कश्मीर की हैं, बड़ी प्यारी, इतनी प्यारी हैं, हमें इतनी अच्छी लगती हैं कि हमारे जो बहुत बड़े एक कथाकार हैं वेदराही जी, उन्होंने पूरे नॉवल का लिखा है पूरा उपन्यास, पूरे का लल दत्त। पूरा उपन्यास डोगरी में लल दत्त का लल लिखा है। बिल्कुल। ओरिजिनल, ओरिजिनल इन डोगरी, इन लल ओरिजिनल दत्त। डोगरी, अब आप यस देख लीजिए कि क्या है यस। वो उस वक्त की कवित्री है जब आदि नुंद कवि। ऋषि थे, जब नुंद ऋषि थे, लल देद थी, लल देद की कही हुई बातें मुहावरे हो गए। वाह, बिल्कुल। वाह कर, वाह। वो मुहावरे हो गए हैं। और लल देद जो है वो शैव धर्म से, ऐसे कहिए थी कि नहीं थी, वो शैव ही थी, और शिव। उनके लिए सब कुछ शिव था, शिव था। सब कुछ शिव था। और उसके ऊपर मैं वो अथॉरिटी नहीं, वो उसके कहती ऊपर, थी शिव शिव चुम थल थली थली रोजान। शिव चुम हाँ थली थली रोजान की शिव मेरे हर जगह रहते हैं, मेरे साथ साथ बिल्कुल, रहते हैं। कण कण में मेरे अंदर मेरे बाहर शिव ही शिव है। तो शिव ही ये जो शिव। शैव फिलॉसफी है, विच इज कि शिव हर जगह है, हम्म। शिव हर कण कण में है, उसको इनकी कविताओं में, इनके बाखों में इतने सुंदर ढंग से लोक जो भाषा है ना, कश्मीरी लोक भाषा, जो लोगों की भाषा है, उसमें बिल्कुल। इन्होंने व्यक्त किया है। वही खूबसूरती होती है कि बड़ी बड़ी फिलासफी की बातें सादे सादे, और जो लोगों की अपनी भाषा है उसमें सुना दी जाए, उसमें कह दी जाए, वाह वही वही वाह। क्रिएचर होता है। और इसलिए लल दत्त के बारे में मैं इससे अधिक बात करने के लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ, क्योंकि वो मेरा क्षेत्र है नहीं, मेरा क्षेत्र नहीं। जी, लेकिन सच में ललित सर, आपने आपसे जो बात करके इतना मज़ा आया, इतना मज़ा आया कि मैं एक अपने घर ही पहुँच गई। मैं इस जो इतना जो मेरे इस टाइम इमोशंस हैं, उनको मैं अब कुछ शब्दों में ढालना मेरे बस की बात नहीं, क्योंकि अपनी जड़ों में पहुँचना, अपने रूट्स में पहुँचना और उसको फ़ील करना किसी दूसरे शहर में रहकर एक बहुत सुखद अनुभूति होती है। तो मेरे साथ-साथ कमल का भी ऐसा ही रिएक्शन रहा है। तो हम दोनों क्योंकि जम्मू से बाहर हैं, तो हम लोग इस चीज़ को बहुत अच्छे से फ़ील कर सकते हैं। वसंत काशीकर जी लिखते हैं, शुक्रिया ललित जी। वसंत काशीकर जी खुद एक वरिष्ठ रंगकर्मी हैं, जबलपुर से हैं। तो शुक्रिया आप वसंत जी, आपको आप जो हमारे इस कार्यक्रम से जुड़े। तो ललित सर, मैं बहुत-बहुत शुक्रिया कहती हूँ कि आप हमारे साथ यहाँ आए, इस मंच पर आए और आपने इतनी खूबसूरत चीज़ें शेयर की हमारे डुग्गर देश की, हमारी डोगरी की, हमारी माँ बोली की। तो मैं तहे दिल से आपको शुक्रिया कहती हूँ।
थैंक यू सर। काजल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप इतने अच्छे कार्यक्रम कर रही हैं। मैंने देखी आपकी सारी लिस्ट, बहुत ही अच्छा थैंक यू। काम आप कर रही हैं। थैंक और यू। कला साहित्य से आपने आपको जोड़ के रखा है, और बिल्कुल आप इसमें बहुत बढ़िया काम कर रही हैं। और मुझे शुक्रिया। पता लगा है, अभी देखा हमने, आपकी एक कविता की किताब भी जी निकली जी है, वो हम पढ़ना जी। चाहेंगे। आप हमें भेजिए उस किताब बिल्कुल को। सर, बिल्कुल। उसमें उस कविता की किताब पे जम्मू और कश्मीर ही है। ठीक है, जी सर। ठीक है। थैंक यू ओके। सर, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर, थैंक ओके यू। काजल, और सभी को शुक्रिया, सभी को नमस्ते। बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगी हमारे साथ जितने भी एस्टीम्ड व्यूअर्स जुड़े इस शो में। हमारा शो 1 घंटे का होता है, लेकिन आज थोड़ा एक्सीड हो गया क्योंकि बातें ही इतनी खूबसूरत हो रही थी कि समय का ध्यान ही नहीं रहा। तहे दिल से शुक्रिया कहती हूँ आप सभी का। और शख्सियत का अगला अंक इस पर हम कल कर रहे हैं, और कल हमारे साथ जुड़ेंगे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से पास आउट है, रंगमंच, सिनेमा और टेलीविजन से जुड़े रहे हैं। मनोहर टेली जी हमारे साथ कल रहेंगे 7 बजे। तो रहिएगा हमारे साथ। मनोहर टेली जी की जो यात्रा है उनसे हम सभी रूबरू होंगे। तो मिलते हैं कल शाम को 7 बजे एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और शुभ रात्रि।